Right. So welcome everybody for the history optional. Today we have Kaushik sir with us. He is not just a ranker to me, मतलब मेरे लिए तो बिल्कुल भाई जैसा है. We have been associated with for quite long. आपने बहुत सारी कविताएं रिसेंट में देख ली होंगी सर की आती हुई, राइट. तो ये गाइड फॉर द हिस्ट्री ऑप्शन टुडे. जो भी डाउट्स हैं, जो भी इश्यूज हैं, आपको सॉल्व करके जाना. 25 में लिख रहे हो तो भी, 26 में लिख रहे हो तो भी, है ना. दोनों के लिए कंबाइंड स्ट्रैटेजी से बताएंगे, वो बहुत डिटेल में बताएंगे. वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, वेरी गुड रैंकर, वेरी गुड टॉपर विद अ वेरी गुड स्कोर. तो बहुत अच्छे से सुनना, जो भी डाउट्स हो सब पूछ लेना, अपने क्लियर कराना, तब जा. ऑलराइट, सो विल वेलकम हिम वंस विद अ गुड क्लैप एंड विल टेक अ मूवमेंट इधर रखते हैं. Okay, thank you, sir. So, firstly, good evening, everyone. My name is Kaushik Mishra, and I have secured All India Rank 535 in UPSC CSE 2024. And I'm really happy to see you all here because आप लोगों की तरह मैं अभी क्लासेस में इसी तरह बैठा था और चीज़ें सीख करके समझ करके यहाँ से आगे बढ़ा. तो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताऊंगा कि मेरा बैकग्राउंड क्या है. तो बेसिकली हिस्ट्री में मैंने अपना ग्रेजुएशन किया है, मतलब मेरा बीए हिस्ट्री में रहा है. उसके बाद मैंने मास्टर्स भी हिस्ट्री में किया एंड करेंटली आई एम परस्यूइंग माय पीएचडी आल्सो इन हिस्ट्री. सो हिस्ट्री से थोड़ा लंबा नाता रहा है मेरा. बट उसके साथ साथ ये भी है कि ये सब्जेक्ट जब हम चूज़ कर रहे हैं, अच्छा आप लोगों में से कितने लोग हैं जो इस बार मेंस दे रहे हैं? अच्छा, ओके. और आप लोग नेक्स्ट ईयर अपेयर करेंगे? ओके. सो यानी हिस्ट्री पे तो फिर मन बना लिया होगा अब तक. बेसिकली सब्जेक्ट थोड़ा सा बदनाम है लेंदी होने की वजह से, बट ये भी हमें ध्यान देना है कि उसमें कुछ ही चीज़ें हैं या जो उसका सिलेबस है वो बहुत ही अच्छे से लिखा हुआ है. हर एक पॉइंट उन्होंने लिख करके दिया है कि किसको हमें कवर करना है और कितनी डेप्थ में कवर करना है. बाकी सब्जेक्ट्स में क्या है, टॉपिक्स दे दिए हैं, उसके अंदर हमें खुद समझना होता है कि हमें कितने डीप में जाना है. बट हिस्ट्री में ऐसा है कि उन्होंने एक एक पॉइंट लिख के दिया है. जैसे अगर हम बात करें मेडिवल हिस्ट्री से पहले के टाइम की, तो जैसे जो रीजनल किंगडम्स थे उसमें उन्होंने रूलर तक का नाम, जैसे जैनुल आब्दीन एक रूलर हैं, उनका नाम तक मेंशन कर दिया कि वो हम पूछेंगे. बट हमसे क्या होता है, कई बार हम निगलेक्ट कर देते हैं और फिर रिपीटेडली वो बैक टू बैक, आपने देखा होगा 2020 के बाद उन्होंने 2 ईयर्स रेगुलर एक ही टॉपिक से क्वेश्चंस पूछा. तो इस तरह से हमें पहली चीज़ जो हमारे लिए रहेगी वो सिलेबस रहेगा और उसको बहुत अच्छे से फॉलो करना है, साथ साथ PYQs. ठीक है. तो अब हम थोड़ा देख लेते हैं कि सिलेबस में क्या, हमें कौन से फोकस एरियाज हैं जिस पे हमें काम करना है. तो देखिए, मैं एक एक चीज़ नहीं बताऊंगा क्योंकि सिलेबस आप लोग गो थ्रू कर सकते हैं खुद से भी, राइट. बट इसमें क्या है, मैं जैसे सोर्सेज है और प्री हिस्टोरिक, ये जो आपको ये दिख रहा है, ये बेसिकली मेरा सिलेबस था. तो मेरा स्ट्रैटेजी थी कि किस तरह से मुझे कितनी चीज़ें कवर करनी है. तो ये मेरा रहता था कि दो दो टॉपिक्स लेके 2 दिन में कवर करके आगे बढ़ना है. बट इस मोड में आप तब पहुंचेंगे जब थोड़ा रिवीजन फेज में जाएंगे. कवर करने के टाइम पे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है, तो उससे हमें बॉदर नहीं होना है. ठीक है. इसमें बेसिकली मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे आपका बताना चाहता हूँ, जैसे जो हमें ध्यान देनी है. जैसे वैदिक एज है, इससे इवोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है. तो हमें पहली बात तो सिलेबस का हर एक पार्ट जो है उसको बहुत अच्छे से तोड़ लेना है कि क्या क्या पूछ रहा है और कौन कौन से फोकस एरियाज हैं. जैसे मेगालिथिक कल्चर इस बार ही आया था, आप लोगों ने अगर प्रीवियस ईयर देखा होगा 2024 में, तो उन्होंने बाकायदे इसका मेगालिथिक कल्चर और उसके जो भी स्ट्रक्चर्स बनते थे उससे रिलेटेड एक स्पेशली क्वेश्चन पूछा. तो इसमें जैसे कम्युनिटी लाइफ हो गया, सेटलमेंट्स हो गए, डेवलपमेंट हो गए, अगर हम इसको अच्छे से इन डेप्थ देखते हैं तो उस तरह के क्वेश्चंस हमारे टैकल हो जाएंगे. अभी मैं भी आपको नोट्स में भी दिखाऊंगा कि किस तरह से हम अपने नोट्स जब प्रिपेयर करते हैं तो वो भी हमें 3 फेजेस में करने होंगे. एक शुरू के जो बेसिक नोट्स रहते हैं, फिर एक जो थोड़ा क्रिस्प करेंगे, और एक जो नोट्स रहेगा वो सिर्फ आप समझ पाएंगे उसको, और वो लास्ट फेज के लिए होगा. ठीक है. तो अब देख लेते हैं इस तरह और कौन कौन सी चीज़ें हैं. जैसे आर्यन्स एंड वैदिक पीरियड में इवोल्यूशन का एक चीज़ है. जैसे इस बार आपने क्वेश्चन देखा होगा कि अर्ली ऋग्वेदिक मीन्स जो अर्ली वैदिक है एंड लेटर वैदिक पीरियड है, इसमें इवोल्यूशन का डिफरेंस पूछा था. तो उसमें हमें सारे एस्पेक्ट कवर करने हैं. ठीक है. इसके बाद देखते हैं, जैसे ये जो एरिया है पोस्ट मॉडर्न पीरियड, ये निगलेक्टेड एरिया है. ये हम कई बार छोड़ देते हैं क्योंकि हमें लगता है छोटे छोटे डायनेस्टीज थी, क्या ही इंपॉर्टेंट है.
बट अब अगर यूपीएससी का ट्रेंड देखें तो इस तरह के छोटे टॉपिक्स से भी क्वेश्चंस बना रहा है, चाहे वो सातवाहनाज हो, चाहे वेस्टर्न क्षत्रपास हो या इंडो ग्रीक्स हो। तो थोड़ा सा इनका आइडिया भी हमें लेते चलना है। ये देखिए, सिमिलर थिंग इज विथ अर्ली स्टेट एंड सोसाइटी। अब ये फोकस में ज़्यादा आ रहा है, स्पेशली जब हम देख रहे हैं कि चोला किंगडम की अगर हम बात करें तो वो फोकस में ज़्यादा आ रहा है, उस पर रिसर्च ज़्यादा हो रही है। अभी रिसेंट डेवलपमेंट्स भी हम देखते हैं तो उसमें जो एक्सकवेशंस हो रहे हैं उससे हमें ये पता चल रहा है कि संगम एज जो हम सोच रहे थे थर्ड बीसी में थी, वो उससे और ओल्ड हो सकती है। तो इस तरह की चीज़ें इस वजह से अभी फोकस में है, साउथ इंडिया फोकस में है। ठीक है, सिमिलर गोज विथ दिस चालुक्याज ऑफ कल्याण, चोलाज, होयसालाज। इनके आर्किटेक्चर और पॉलिटी दोनों का मिक्स हमें चाहिए। सोसाइटी, उसका आर्ट एंड कल्चर एंड पॉलिटी, तीनों पे हमारा ध्यान होना चाहिए, फोकस एरिया तीनों है। तो बेसिकली ये सिलेबस के कुछ मेन पॉइंट्स हैं। अब हमें, हाँ, जैसे मेडिवल हम कई बार छोड़ देते हैं ड्यूरिंग आवर जीएस प्रिपरेशन, वो चीज़ हम यहाँ नहीं कर सकते क्योंकि पेपर 1 का आधा हिस्सा ही उससे आ रहा है। बट उसमें भी कुछ फोकस एरियाज है, जैसे खिलजी रिवोल्यूशन। ये काम क्यों नहीं कर रहा? हाँ, लिखना है, एक सेकंड। अच्छा ठीक है, इसके साथ स्क्रॉल हो जाएगा ना? नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे खिलजी रिवोल्यूशन है, तो ये सेकुलरिज्म से हमारा रिलेटेड है, क्योंकि सेकुलरिज्म भी एक थीम है हमारे, जो चाहे वो पेपर 2 में हो या ओवरऑल हो, तो इस तरह के जो टॉपिक्स हैं वो डील करते हैं। फिर तुगलक की जो पॉलिसीज़ हैं वो हो गई, फिरोज शाह तुगलक की पॉलिसी हो गई, अलाउद्दीन खिलजी की पॉलिसीज़ हो गई। तो ये चीज़ें थोड़ा ज़्यादा हमको लेके चलना है, क्योंकि इसमें रिपीटिशंस हमको देखने को मिलेंगे। जब हम पीवाईक्यूज देखेंगे तो हमें ये पता चलेगा कौन सी थीम्स हैं जो बार बार रिपीट हो रही हैं, उस पर हमें ज़्यादा फोकस करके चलना है। ये देखिए, जैनुल आब्दीन जिनका मैंने नाम लिया, इस पे बैक टू बैक 2 साल क्वेश्चन आए और स्पेसिफिकली नाम मेंशन्ड है इन रूलर का। ठीक है, इसी तरह प्रोविंशियल आर्किटेक्चर, इस बार के 2024 वाले मेंस में स्पेशली मालवा आर्किटेक्चर और आर्ट एंड कल्चर की बात हुई थी, जिसमें हम पेंटिंग्स की बात कर रहे थे। तो ये आएगा प्रोविंशियल में। तो जो निगलेक्टेड एरियाज हैं उसको भी थोड़ा थोड़ा हमें नोटिस में लेके चलना है। सिमिलर गोज विथ विजयनगर, ये तो हमारा प्री में भी इंपॉर्टेंट आता है और यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट रहेगा। राजपूत पॉलिसी ऑफ अकबर, ये सेकुलरिज्म का मॉडल एक पोर्ट्रे करता है, साथ में एडमिनिस्ट्रेशन का मॉडल भी दिखाता है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी इससे हमारी प्रूव होती है, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है। आर्ट एंड टेक्नोलॉजी, चाहे दिल्ली सल्तनत की हो या मुगल एम्पायर की हो, दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बेसिक। उसके बाद सिलेबस में आगे चलते हैं थोड़ा। तो मेरा मेनली जो फोकस था वो ये था, जैसे देखिए, राइज ऑफ सोशलिस्ट आइडियाज अप टू मार्क्स, इतना स्पेसिफिकली बता दिया कि ऐसा नहीं सोशलिस्ट आइडिया में आप बहते चले जाइए, क्योंकि बहुत डेप्थ में होता है, बट अप टू मार्क्स देखना है हमें। स्प्रेड ऑफ मार्क्सिज्म एंड सोशलिज्म, डिफरेंस बिटवीन मार्क्सियन सोशलिज्म एंड नॉर्मल सोशलिज्म, वो सारी चीज़ें हमें देखनी है। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा सोर्सेज पे बात कर लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली देखिए, 2 तरह के सोर्सेज होते हैं, एक बेसिक बुक्स जो हमारी एक तरह से बेस बनता है जिससे, एक वो है, और एक नोट्स फॉलो करने का तरीका होता है। तो मैंने जैसे नोट्स भी यहाँ पे लिखे हैं जो मैंने फॉलो किए थे, और बेसिक बुक्स भी फॉलो की थी। तो जैसे उपिंदर सिंह जो है, ग्रंथ जैसी है, काफ़ी बड़ी है, बट बहुत ही होलिस्टिकली एंशिएंट इंडिया कवर करती है। अगर आपने इसको फॉलो किया तो फिर आपको कोई और बुक फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये चीज़ एक इम्पॉर्टेंट है, और बहुत वेल रिटन बुक है, इसमें इन डेप्थ एनालिसिस है, अच्छे आर्ग्यूमेंट्स दे रखे हैं। तो वो आप यहाँ से अगर इससे कवर कर रहे हैं तो आपको नोट्स पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज अगर नोट्स पे जाना है तो बालियान सर के नोट्स फेमस हैं ऑलरेडी, और राशिद यासीन सर ने भी नोट्स अच्छे प्रोवाइड कर रखे हैं सीक्वेंस और सिलेबस वाइज, तो इसको भी आप रेफर कर सकते हैं। सिमिलर गोज विथ मेडिवल, सतीश चंद्रा बेसिक बुक है हमारी। ऑल्टरनेटिव में राशिद यासीन सर के नोट्स यहाँ पे मुझे बेटर लगे इन कंपैरिजन टू बालियान सर के नोट्स, तो आप इसको भी रेफर कर सकते हैं। हालांकि एक चीज़ हमें नोट मेकिंग के टाइम पे याद रखना है कि जब भी आप अपने आर्ग्यूमेंट्स किसी भी टॉपिक पे प्रेजेंट करेंगे तो उसमें यूनिडायरेक्शनल नहीं जाना है कि आपने किसी एक ही हिस्टोरियन को पकड़ के आपने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। दोनों तरीके होते हैं, कुछ लोग एक ही को पूरा एक्सप्लेन करते हैं, कुछ लोग डिफरेंट व्यूज लेकर के आते हैं। तो वो क्वेश्चन की डिमांड पे भी थोड़ा सा डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन आपसे जानना क्या चाह रहा है। तो उसको देखते हुए अपने नोट्स को ऐसा रखिएगा कि डिफरेंट हिस्टोरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू उसमें इंक्लूड हो सकें। ठीक है, फिर आता है मॉडर्न हिस्ट्री, इसमें शेखर बंदोपाध्याय।
हालांकि ये बुक मैंने नहीं पढ़ी है टू बी ऑनेस्ट, बट इस बुक के बारे में जो चीज़ें मुझे पता चली हैं उससे मैं ये कह सकता हूँ कि अभी के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं खासकर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में, चाहे आपके प्रीलिम्स से रिलेटेड हों या ऑप्शनल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, बिकॉज दिस बुक इज़ रिटन इन अ वे जो एक नया, एक कहते हैं ना, न्यू इंटरप्रिटेशन देता है, तो उसके लिए दिस इज़ नोन। ठीक है, तो इसको आप रेफर कर सकते हैं। अदरवाइज बाल्यान सर के नोट्स हैं ही, और इसके साथ साथ दो चीज़ें और हैं, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री जो बिपिन चंद्र सर की है, वो इसके लिए बहुत अच्छा एक सोर्स है, आपके कंसेप्चुअल क्लैरिटी देगा। उसमें आपको हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यूज तो थोड़े कम मिलेंगे, बट कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी मिलती है। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट स्पेक्ट्रम, तो मुझे पता है कि ये प्री के लिए ज़्यादा फेमस है, बट ऑप्शनल में इसका बहुत अच्छा यूज़ दो तरह से हो सकता है। फर्स्टली जो आप देखेंगे कि इसका कवरेज बहुत होलिस्टिक है, जो आपके टॉपिक्स थोड़ा छूट गए हैं या छोटे हैं, फॉर एग्जांपल प्रेस, डेवलपमेंट ऑफ प्रेस इन इंडिया, ये कई बार हमें इससे रिलेटेड मैटर भी नहीं मिलता है, और अगर मिलता है तो फैक्ट्स थोड़े मिसिंग रहते हैं। इस बुक में आपको वो मिल जाएगा। इस तरह और भी फेमाइंस की अगर बात करें तो वो इसमें आपको मिल जाएगा। उसके साथ साथ इसमें ग्रे बॉक्सेस हैं बहुत सारे। ग्रे बॉक्सेस में कुछ एडिशनल डेटा भी दे रखा है और कुछ अच्छे अच्छे कोटेशंस दे रखे हैं उस टाइम के कंटेम्प्रेरी इधर रूलर्स या हिस्टोरियंस, या फिर उस समय के जो कंटेम्प्रेरी जो भी इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ थी, उन्होंने जो भी बोल रखा है वो उस ग्रे बॉक्स में दे रखा है। तो प्रीलिम्स के लिए तो आप एक बार को छोड़ सकते हैं। हालांकि आजकल हम ये भी देखते हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं कि ये किसने बोला, तो कई बार वो उसी से आ जाता है। तो वहाँ पे भी काम आएगा और यहाँ पे भी आपके काम आएगा, क्योंकि आप यहाँ सीधे सीधे उठा के कोट कर देंगे। तो ऑप्शनल में क्या है कि जैसे एक बेसिक चीज़ मैं आपको बताता हूँ पहले, कि किस लेवल की अंडरस्टैंडिंग हमसे मांग रहा है यूपीएससी। वो सीधे कहता है कि ऑप्शनल के लिए आपके पास एटलीस्ट मास्टर्स लेवल की नॉलेज होनी चाहिए। और मास्टर्स लेवल्स की नॉलेज अगर आप बात करें तो उसमें आपको पता होना चाहिए किसने क्या बोला है, किसके क्या आर्गुमेंट्स हैं, उनके काउंटर आर्गुमेंट्स क्या हैं। तो वो थोड़ा इन डेप्थ नॉलेज चाहिए, तो वो आपको यहाँ से मिल जाएगा, और ये आपकी कॉपी को थोड़ा सा एक अकेडमिकली रिच दिखाएगा। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम हो गया। वर्ल्ड के लिए भी जैसे नॉर्मन लॉ बुक है, अच्छी है। इसके साथ साथ एक ओल्ड एनसीईआरटी आती है 11th और 12th की, हाँ उसको रेफर कर सकते हैं। और इसके बिना, मतलब इसके अलावा सॉरी, बाल्यान सर के नोट्स हैं और राशिद यासीन सर के भी नोट्स हैं। इसमें मुझे जैसे राशिद यासीन सर के नोट्स थोड़ा बेटर लगे, बिकॉज उन्होंने पूरा एक एक सिलेबस के टॉपिक वाइज पूरा शुरू से लास्ट तक बनवाया है। तो दोनों में से कुछ भी आप फॉलो कर सकते हैं जो आप बेटर आपको लगे। इसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए तो वही बिपिन चंद्रा की सर की जो बुक है, इससे क्वेश्चंस का वेटेज थोड़ा कम है, बट बाउंसर्स आप सॉरी बाउंसर्स आ जाते हैं। 2024 में अगर आप देखें, दो क्वेश्चंस आए, एक पार्टीशन वाला आया था और एक और आया था क्वेश्चन, वो भी पोस्ट इंडिपेंडेंस, मुझे टॉपिक एग्जैक्टली अभी नहीं याद आ रहा, वो भी था। तो दोनों इसी एरिया से थे। ठीक है, बिपिन चंद्रा। इसके अलावा अगर आपको किसी के नोट्स फॉलो करने हैं तो श्रुति शर्मा मैम के नोट्स हैं, वो उन्होंने काफ़ी अच्छे से उसको बनाया है। और अभी फिर अवधिजा मैम है, अवधिजा गुप्ता, AIR 48, तो उनका एक टेलीग्राम चैनल है, वो भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। उनका 304 या 305 के आसपास उनके मार्क्स हैं इस बार हिस्ट्री में। सो दैट इज़ अ क्वाइट गुड स्कोर इन हिस्ट्री, राइट। तो ये होगा सोर्सेज। सोर्सेज के बाद अब थोड़ा सा बात करते हैं मैपिंग। मैपिंग में, अच्छा आप लोगों ने में से कितने लोगों ने मैपिंग अभी तक देखी है, या एटलीस्ट उससे अच्छा देख लिया है मैपिंग? तो कैसे अप्रोच अभी किस तरह से कर रहे हैं आप लोग? हाँ। हम्म। हम्म। ओके। हम्म। राइट। कुछ चेंज देखा, अभी शिफ्ट देखा पिछले 1-2 सालों में मैपिंग में? बिल्कुल। एक एक चेंज और है, जो कुछ साइट्स की कुछ स्पेशलिटी है। जैसे धोलावीरा की अगर हम बात करें, बाकी जो हरप्पन साइट्स हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, सिटाडेल और लोअर टाउन, बट धोलावीरा 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, तो वो पूछ लेंगे कहीं पे। अगर मान लीजिए लोथल के लिए क्या फेमस है, लोथल का अगर जो पोर्ट या वो एरिया है, हाँ, तो वो पोर्ट का वो फीचर दे देंगे, तो उससे आपको गेस करना होगा। तो बेसिकली अब अप्रोच में हमें थोड़ा चेंज ये करना है कि जब हम साइट्स पढ़ें तो उनके कुछ स्पेशल फीचर्स जो हैं
वो स्पेसिफिकेशन जो आपने कहा, स्पेशल फीचर्स या स्पेसिफिकेशन जो भी है, उसको हमें लिंक कर लेना है उसके साथ। जैसे हमने अभी दो दो चीज़ें देखी, दो एग्जांपल्स देखे उसी तरह। और साथ ही साथ जो करंट अफेयर्स में चल रहे हो, जैसे अच्छा हाँ, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी पूछी जाती हैं, राइट। अब जैसे चराइदो मोइडम्स असम में आया था, याद होगा, इसको अभी वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया, तो ये पूछा जा सकता है। इससे रिलेटेड जैसे धोलावीरा इससे पहले हुआ था, वो पूछा जा सकता है। तो थोड़ा सा हमें इसीलिए करंट से भी इसको एसोसिएट करना है कि क्या चल रहा है करंट में। अब इसके लिए सोर्सेज की अगर बात करें तो राशिद यासीन सर की एक बुक आती है, उन्होंने मतलब बहुत कम पेजेस में, लगभग पतली सी बुक है, बट उसमें काफ़ी साइट्स मेंशन्ड हैं और अच्छे से एलेबोरेट करके लिखी हुई हैं। बट वो अकेले नहीं काम करेगी, उसके साथ हमें सेल्फ स्टडी हिस्ट्री की भी एक मैपिंग की बुकलेट आती है। उन दोनों को ले लेना है और किसी, लेकिन ऐसा नहीं है दोनों को मत फॉलो करने लगेगा, कोई एक, और दूसरे को उससे बस कॉम्प्लीमेंट करना है, जो चीज़ें उसमें रह गई हों वो उसमें ऐड ऑन कर लेना है हमें, ठीक है। इसके साथ साथ ये जो ऑब्जर्वेशन की हमने बात की, जो भी आपका करंट अफेयर्स में चल रहा हो, या यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट अगर ऐड हो रही हो, या न्यूज़ में हो, है ना, तो उन साइट्स को भी हमें थोड़ा देख लेना है। जैसे साउथ के इस समय कई सारी साइट्स न्यूज़ में रहती हैं, जैसा हमने अभी बात की कि तमिलनाडु में बहुत सारी नई साइट्स भी एक्सकवेट हो रही हैं। किलाड़ी का नाम सुना होगा, किलाड़ी, हाँ। तो सिनौली, हाँ, वो तो दोनों अलग अलग है, खिलाड़ी नीचे है, हाँ, सोनाली ऊपर है। तो इस तरह थोड़ा ऑब्जर्व करते चलिए, जहां भी दिखे तो ये हमें ध्यान रखना है कि वो पूछ सकते हैं। अब हाँ, मैपिंग को अप्रोच कैसे करना है, एक सेकेंड। जैसे अभी तक क्या क्या कर रहे हैं, मैप्स किस तरह से, लोकेशन पता तो है ना, मैप्स किस तरह के आते हैं, कैसे पूछा जाता है, आइडिया है। अच्छा, तो बेसिक देखिए, अभी पहले फिजिकल आता था, अब जो है पॉलिटिकल मैप आने लगा है, तो उससे थोड़ा आसान हो गया क्योंकि स्टेट हम आराम से डिटरमाइन कर सकते हैं। अब उसमें भी एक तरीका होता है, जो कि हालांकि आपको वो जो बुक मैंने बताई राशिद यासीन, उसमें सर की, उसमें मिल जाएगा, बट फिर भी बता देता हूँ मैं थोड़ा सा। जैसे ये मैप है, इसको डिवाइड कर लिया जाता है इस तरह से, ठीक है। एक यहाँ से भी आएगा, ये इसके यहाँ पे क्या है, जैसे कहीं पे भी उन्होंने लोकेशन दिया कुछ भी, जैसे यहाँ मानशेरा शाहबाज गढ़ी दे दिया, या यहाँ पे आपका वो दे दिया, कलसी दे दिया, ठीक है। तो जो भी चीज़ें आपको इस तरह दी जाएंगी, अगर आप इस तरह से डिवाइड कर लोगे, और इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि कहाँ पे कौन सी लाइन मिलनी है वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। आपने यहाँ की यहाँ मिला दी, अगर यहाँ की यहाँ मिला दी तो आपका ऊपर नीचे हो जाएगा। तो इस तरह से उस बुक में भी मैप्स को डिवाइड किया गया है। अगर आप अपनी सहूलियत से, जैसे लास्ट लाइन मैंने अपनी सहूलियत से जोड़ी थी क्योंकि पूरा इतना एरिया कवर कर रहा था, तो उसको करते हुए आपको साइट्स और उसके मतलब लोकेशन थोड़ा प्रिसाइज होना पड़ेगा, कहाँ पे कौन सी है। अब इसमें भी ट्रिक होता है भाई, एक जगह साइट दिया है, उसके आसपास और भी साइट्स हैं, जैसे बुरज़ाहोम और गफराल ऊपर हैं। इसमें हमें याद रखना है बुरज़ाहोम ऊपर है, गफराल नीचे है। थोड़ा सा कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ यार, ट्रिक्स के बारे में तो मैं अलग से बताऊंगा, ट्रिक्स बहुत काम करती हैं। निमोनिक्स ट्रिक्स ये सब अगर बनाएंगे तो बहुत इजीली चीज़ें याद हो पाएंगी। तो हाँ, इसमें एक चीज़ और मैं कहना चाह रहा था, जैसे अगर मान लीजिए आपकी कोई साइट आई, थोड़ा साफ कर लें उसके बाद। जैसे मान लीजिए इस एरिया की कोई साइट आई, अब आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि यार इस एरिया में तो 3-4 साइट्स थी, तो क्या करें, किस वाले को लिखें, कौन सा एग्जामिनर पूछना चाह रहा है। क्या पता हम जो साइट लिखें वो गड़बड़ हो जाए। और मैपिंग की अगर बात करें तो 50 मार्क्स सीधे सीधे है, और ये आपका क्या हुआ यार, देखिए बात ये है कि मैप्स, आप जितने ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी रहेगी ना, आपके मार्क्स उतने ज़्यादा बढ़ते हैं। तो मैप की एक्यूरेसी अगर आप 17-18 तक पहुंचा देते हैं, देन योर स्कोर इन पेपर 1 कैन गो वेरी हाई। हाँ, तो हमको टारगेट एटलीस्ट 48 या इसके आसपास तक करते हैं मतलब टारगेट तो हमेशा मुझे, मेरा मेरा ऐसा है कि टारगेट मैक्सिमम लेके चलिए, जितना हो उतना, बट एटलीस्ट 17 साइट्स या 16 साइट्स तक हमें पहुंचना है, जिसमें कि 12 to 13 साइट्स आपको आ रही होंगी, ठीक है। और उसके बाद जो बाउंसर्स होंगे उसमें आपको अपना वही स्मार्ट
या इंटेलिजेंस स्मार्टनेस दिखानी होगी, उसमें कैसे करना है वो मैं बता रहा हूँ थोड़ा। जैसे मैंने बताया ये एक साइट आई एंड यू आर नॉट श्योर कि ये वही साइट है जो मुझे याद है या उसके आसपास वाली कोई और पूछ रहा है। आप इस साइट को मेंशन कीजिए जो आपको याद आ रही है, और उसमें भी पहले चूज़ ये कीजिए जो सबसे फेमस हो। जैसे अगर हम बात करें इस जगह पे इलाहाबाद या बागौर के एरिया में, बागौर की भी एक साइट आती है। फिर इलाहाबाद में अगर हम बात करें तो कोल्डी हवा, महागारा, ये साइट्स हैं, है ना। तो उसमें जो जो फेमस ज़्यादा हो उसको उसके बारे में लिखना शुरू कीजिए, और लास्ट में आते हुए ये मेंशन कर दीजिए कि इसके पास ये भी साइट है, ठीक है। एंड दीज साइट्स आर ऑल्सो नियर बाई दैट। तो इससे एग्जामिनर को ये पता चल जाएगा, इवन इफ वो दूसरी साइट पूछना चाह रहा हो, उसको ये मालूम पड़ जाएगा कि आपको अंदाजा था उस साइट के बारे में, और आपने ये दिखाया अपना, मतलब एक एकेडमिकली आपने अपना ये भी दिखा दिया मुझे पता है दोनों चीज़ें, ठीक है। पहली चीज़ ये हुई। अब जब हम साइट्स को लिख रहे हैं तो उसको कैसे, उसका किस तरह से मतलब कि किस तरह से फ्रेम किया जाए अपने आंसर्स को, क्योंकि बहुत ज़्यादा वर्ड्स तो लिखने नहीं होते। तो उसमें 4 लाइनें रखिए जो कि बेसिक हैं, वो मैं बता रहा हूँ। जैसे फर्स्ट लाइन जो है उसमें उस एक तो डिस्ट्रिक्ट अगर याद रहे तो बहुत अच्छी चीज़ है। इसके बाद अगर कोई रिवर नियर बाई है, ठीक है, ये 2 चीज़ें। और थर्ड, स्टेट तो वैसे आपको क्योंकि पॉलिटिकल मैप आने लगा है तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं, वो स्टेट वैसे ही पता रहेगा, तो स्टेट, ठीक है। अब सेकंड में क्या आएगा, पॉटरी या फिर आर्ट, आर्टिफैक्ट्स, ठीक है। फिर थर्ड में कुछ स्पेशलिटी, जैसे अभी हमने बात की कि धोलावीरा के में 3 फेजेस हैं, ठीक है। तो थर्ड में कुछ स्पेशलिटी लिख दीजिए। आर्टिफैक्ट्स में हमें सब डालना है जो जो वहाँ पे अगर हमें पता है कि पॉटरी क्या क्या मिली, या फिर आयरन किस एज से जुड़ा हुआ है। हाँ, यहाँ पे एज भी लिखना ज़रूरी है, विच एज या विच टाइम पीरियड, ठीक है। फिर स्पेशलिटी, और फोर्थ अगर कोई नियर बाई साइट हो तो इस तरह से अगर हम ये फॉर्मेट बना लेंगे तो जो भी साइट आए हम इस तरह से चीज़ों को मेंशन करते हुए होलिस्टिकली कवर कर लेंगे कम से कम पॉइंट्स में। तो ये हुआ मैपिंग का। एक मिनट, इसको मिटाना ही पड़ेगा। अच्छा, आप लोगों ने लिख लिया था इसको? लिख लिया, ओके। यार अब याद नहीं रहा तब तो फिर जो याद है वही लिखेंगे। देखिए, स्टेट पे आपको कोई बहुत इम्प्रेस आप इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि साइट जो है वो पॉलिटिकल मैप पे आएगी, और स्टेट तो हर बच्चा पहचान लेगा स्टेट क्या है। डिस्ट्रिक्ट अगर लिखेंगे तो थोड़ा इम्प्रेसिव रहेगा क्योंकि वो दिखाएगा कि आपने एकेडमिकली उस साइट के बारे में आपको पता है कहाँ एक्सकवेशन हुआ है एंड ऑल दैट। और रिवर भी अच्छा, एक अच्छा वो होता है क्योंकि आप जब बुक्स रेफर करेंगे तो उसमें बाकायदे रिवर्स के कॉन्फ्लुएंस पे कई सारी साइट्स होती हैं, तो वो भी एक स्पेसिफिक हो जाता है। तो जितना स्पेसिफिक रहेगा उतना ज़्यादा मार्क्स फेच करेगा। जेनरिक तो सब लिख लेंगे, जिसको कुछ नहीं पता है स्टेट तो पता ही रहेगा एटलीस्ट, है ना। हम्म। हम्म। देखिए, ये बात आपकी सही है। मैंने भी देखा था डिस्क्रिपेंसीज दोनों में है, मतलब सर के नोट्स में भी कहीं कहीं है, और एसएसएच मतलब सेल्फ सॉरी हाँ सेल्फ स्टडी हिस्ट्री वाले में भी है। तो अब इसमें हमें देखिए 2 चीज़ें हैं कि दोनों में से जो कॉमन दिखे एक तो वो चूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज एक बार गूगल पे सर्च कर दिया। जैसे कुछ साइट्स ऐसी हैं, मुझे भी दिखी, जो कि लोकेशन बहुत अलग दिया है और वहाँ बहुत अलग है। तो अगर जैसे आपको दिख रहा है कि इसमें यहाँ दिया है लेकिन सेल्फ स्टडी में बहुत दूर दिया है, तो उस तरह की साइट्स को एक बार गूगल पे चेक कर लीजिए। क्योंकि मैपिंग के लिए कोई अभी बहुत अच्छा सोर्स अगर आप कहें कि हो तो वो अवेलेबल नहीं है। वो यही कुछ बुक्स हैं जो कि इस समय चल रही हैं जिसमें कि मैपिंग को एक जगह कंपाइल किया गया है। अदरवाइज जैसे आप उपिंदर सिंह जब पढ़ेंगे एंशियंट हिस्ट्री के लिए,
तो उसमें भी मैप्स दे रखे हैं, बाकायदे डिपिक्ट कर रखे हैं, तो वहाँ से भी क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि वो ऑथेंटिक बुक है, काफ़ी टाइम से चल रही है, और उसमें मतलब अच्छे हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई है। तो वहाँ से आप एंशंट की जितनी चीज़ें हैं वो क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं जो उसमें मैप्स हैं। हम्म। हाँ, वो ज़्यादा ऑथेंटिक रहेगा। हाँ हाँ, वो बेटर है इनफैक्ट, मतलब वो तो आता है, वो वो चीज़ है, मैंने भी उस चीज़ को नोटिस किया है, और ये हम इसी तरह कर सकते हैं, या तो उपिंदर सिंह से उसको क्रॉस वेरीफाई कर लें, अदरवाइज गूगल से कर लें। हाँ, असल में डिस्क्रिपेंसी साइट्स में नहीं होती, और उसके लोकेट करने वालों में हो जाती है, जो मतलब कई बार बुक प्रिंटिंग में प्रिंटिंग एरर होती है या कुछ इस तरह का होता है। इसीलिए तो हमने कहा ना, दो एक एक से अभी काम भी नहीं चलेगा, क्योंकि इस समय साइट्स जिस तरह से वो डाइवर्सिफाई करके, सॉरी सॉरी, एक सेकंड, एक मिनट, ठीक है ठीक है ठीक है। जिस तरह साइट्स वो डाइवर्सिफाई करके पूछ रहा है, उसमें आपको कुछ साइट्स ऐसी हैं, और ऐसे उसमें सेल्फ स्टडी वाले में एक अच्छी बात ये भी है कि उन्होंने मेंशन कर रखा है कि ये साइट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक ही जगह पे अगर साइट्स हैं तो, कि ये साइट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ी कम इंपॉर्टेंट है, तो वो आपका थोड़ा काम उस बुक ने भी आसान कर दिया है। तो उसमें जो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको मेंशन कीजिए, और अगर मौका मिले तो जो लास्ट थर्ड या फोर्थ पॉइंट था कि ये भी साइट आसपास ही है, वो भी डाल दीजिए, थोड़ा इंप्रेसिव रहेगा वो। हाँ, इसमें और कुछ पूछना था आप लोग को? आगे बढ़े। हम्म। हाँ, वो मैं बताऊंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म। हम्म। ये जो है ना, लाया था मैं इसी वजह से लाया था, और अच्छा हुआ आपने इस चीज़ को मुझे रिकॉल करा दिया। एक मिनट बता रहा हूँ। आप लोगों में से अगर किसी कोई टैब यूज़ कर रहा है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज मैंने क्या किया था मैं अपना बताता हूँ, हालांकि टैब भी यूज़ कर रहा था, बट मुझे ये मेथड ज़्यादा अच्छा लगा। मैंने जितने एक कुछ फिजिकल मैप्स आते हैं इसी टाइप के, जो ब्लू ब्लू वाले हैं ना, वो फिजिकल मैप्स ले लीजिए, और जितनी साइट्स आपकी आती जा रही हैं, जैसे आपने प्री हिस्टोरिक से शुरू किया, फिर हिस्टोरिक मतलब नियोलिथिक पैलियोलिथिक सब आएगा, आप एक एक मैप पे वो केवल साइट्स लोकेट करते जाइए, ठीक है, मतलब डॉट बना लीजिए, और नीचे नंबरिंग के साथ 1 2 3 4 करके जितने भी, मान लीजिए मैं बता देता हूँ कैसे, जैसे हम, एक सेकेंड, ठीक है, अब लेट्स सी यहाँ पे अशोकन मेजर इंस्क्रिप्शंस की बात करते हैं, ठीक। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक, दिख रहा है ना, साफ क्लियर है या नहीं? एक मिनट, 3 4 5, ठीक। अब उस जो आपका मैप रहेगा उस पर इतनी चीज़ें रहेंगी, और यहाँ कॉर्नर में जिसको कि आप छुपा सके किसी चीज़ से, वहाँ 1 2 3 4 5, वन पे आपने लिख लिया शाहबाज गढ़ी, मानशेरा, कलसी, धौली, जगोड़ा, ठीक है, इस तरह लिख लिया। अब आपका ये सिर्फ अशोकन मेजर इंस्क्रिप्शन है, इस तरह आपके पास मैप्स की एक बुकलेट टाइप की बनानी है हमें, जिसमें कि सब में सिर्फ इसी तरह मेंशन्ड होगा, और उसको जब हम रिवाइज करने जा रहे होंगे इसको छुपा लेंगे, फिर देखेंगे कितने रिकॉल कर पा रहे हैं। पहला स्टेप तो यही होता है कि हमें एटलीस्ट साइट जगह याद हो। सेकेंड स्टेप में 3 फेजेस होंगे इसमें, फर्स्ट कि साइट्स पता हम आइडेंटिफाई कर पाएं, सेकंड उससे रिलेटेड पहला वाला जो था ना, डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट और या फिर रिवर, फिर थर्ड आएगा आपका स्पेशल फीचर, है ना,
इसीलिए मैपिंग में खासकर इस समय आपको ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है, जो आप मेंस दे रहे हैं इस बार, राइट? आप अभी से डेली, क्योंकि मैपिंग अगर आपने लास्ट के लिए छोड़ा, आप लोग भी सुन लीजिए, अगर मैपिंग लास्ट के लिए छोड़ा तो वो कवर नहीं हो पाती है, क्योंकि लास्ट में आपको जीएस भी रिवाइज करना है, सब कुछ करना है, और मैपिंग एक बार छूटी तो वो मैथ्स की तरह है, आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता, उसमें तुक्का और ये कुछ नहीं चलेगा। तो अभी से डेली एटलीस्ट हाफ एन आवर, 45 मिनट या फिर 1 आवर अगर आप दे सके तो ये रिकॉलिंग मेथड पे ज़रूर दीजिए। इससे क्या होगा, धीरे धीरे आप, पहले में आपको सिर्फ ये याद होगा, सेकंड फेज में आप थोड़ा डिस्ट्रिक्ट्स एंड रिवर्स पे आ जाएंगे, थर्ड तक आते आते स्पेशल फीचर्स भी याद हो जाएंगे। तो इस तरह से हमको लेके चलना है अप्रोच इसका। इस पे और कुछ अगर डाउट हो तो क्लियर है? तो अब चलते हैं टाइमलाइन पे, करना कितने दिन में है, क्या क्या कैसे करना है। टाइमलाइन सबसे पहले तो 25, जो जो लोग भी इस बार देने वाले हैं मेंस, उनके लिए अभी तक पढ़ाई तो स्टार्ट हो गई होगी, राइट? क्योंकि अब जैसे 1 जून है, ये जो पहला अपना फेज होगा 1 जून से 20 जुलाई का होगा। हम बेसिकली 3 फेजेस में करेंगे, और ये 3 फेजेस आपके जो नेक्स्ट ईयर 26 में भी देने वाले हैं उनके लिए भी उतना ही रेलिवेंट होगा, बट उसका टाइम जो स्पैन है वो डिफरेंट रहेगा, अभी उसको भी हम देखेंगे। तो जिनको देना है सबसे पहले 1 जून से 20 जुलाई तक उनको मिलेगा 50 डेज, ठीक है? और इसको कुछ कुछ भी करके 12 डेज से ज़्यादा किसी सब्जेक्ट को नहीं बढ़ाना है। जैसे ही इससे ज़्यादा बढ़ता है, इनफैक्ट इतने में भी, फिर आपका टाइम यूटिलाइजेशन का जो वो है ना एफिशिएंसी, वो कम होती चली जाती है। जितने कम दिन रहेंगे उतना अच्छे से चीज़ें आप कर पाएंगे टाइम बाउंड मैनर में। तो ये 12, अब इसको आप अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से डिसाइड कीजिए कि पहले एंशियंट रखना है या मॉडर्न रखना है या मेडिवल रखना है, जो फिनिश नहीं हुआ है अभी, जो पार्ट हालांकि आप लोगों ने टच कर लिया होगा, बट जिस पे कम कॉन्फिडेंस है स्टार्ट विद दैट। अगर कर चुके हैं स्टार्ट तो कोई नहीं, लेकिन अगर नहीं किया है तो उससे स्टार्ट कीजिए ताकि लास्ट में फिर से वो ना छूट जाए, ठीक है? क्योंकि रिवीजन में कम टाइम लगता है इन कंपैरिजन टू कवरेज, ठीक है? तो 12 12 12 12, अब इसमें 12 हुआ मान लीजिए एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न के साथ साथ आपको यहाँ पे पोस्ट इंडिपेंडेंस भी कवर करना है, ठीक है? ये चीज़ हो गई, और फोर्थ आपका हो गया वर्ल्ड। इसमें मेरे साथ ऐसा था कि वर्ल्ड हिस्ट्री ऐसी है कि जो भूल जाते हैं, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री हम कनेक्ट नहीं कर पाते उससे, वो हमें ज़्यादातर से पढ़नी होती है। तो आई यूज टू स्टार्ट विद वर्ल्ड, मैं वर्ल्ड से शुरू करता था। तो ये हुआ फर्स्ट पेज। अब फर्स्ट पेज में इसके अलावा हमें क्या करना है, इसके साथ आंसर राइटिंग करनी है, उसमें भी कौन से, पीवाईक्यूज और मैप्स, ये दो चीज़ें साथ में लेके चलनी है। पीवाईक्यूज के लिए क्या कर सकते हैं, तो आप लोग अभी कौन सा सोर्स फॉलो कर रहे हैं पीवाईक्यूज के लिए? हम्म, ओके। हम्म, देखिए पीवाईक्यूज हमें दो पॉइंट ऑफ व्यू से देखने हैं। एक, कि पहले कौन से क्वेश्चन आए हैं और उसका अप्रोच हमें कैसे करना है, आपने लिखा है जैसा बता रहे हैं, यानी कि आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे थे। एक, हमें ये भी देखना है ट्रेंड क्या है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहा है, या कई बार हम कई एरियाज हैं जो नहीं कवर करते, क्या वो हमें उससे मिल जाएगा क्या, जैसे यूजरी, या जैसे हम कहते हैं फाइनेंसेस, उस पर क्वेश्चन आया था, उसके पास हमारे लिए उससे रिलेटेड हमारे पास बहुत डेटा और चीज़ें नहीं होती हैं। तो इसके लिए हम दो चीज़ें कर सकते हैं, पीवाईक्यू कितना सही जा रहा है हमारा, कितना सही हम लिख पा रहे हैं, और उसको जज करने के लिए एक या तो सेल्फ स्टडी हिस्ट्री का कंपाइलेशन है एक पीवाईक्यूज का, वो ले सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको कोई और सोर्स पता है जो थोड़ा ऑथेंटिक है, जिसमें कि बाकायदे पीवाईक्यूज का सॉल्ड एनालिसिस हो, उसको फॉलो कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जब हम लिखेंगे तो हमें ये पता रहेगा कौन से पॉइंट्स हमने छोड़े और कौन से और पॉइंट्स इंक्लूड हो सकते थे, राइट? टेस्ट सीरीज में भी ये चीज़ होती है, बट वो आपका एक नए टाइप के क्वेश्चंस होते हैं और वो चीज़ें होती हैं। तो ये है, इस तरह से हमें पीवाईक्यूज अपने या तो सेल्फ स्टडी हिस्ट्री से।
देखिए ऑनेस्टली बताऊं तो टेस्ट सीरीज़ मैंने जो ज़्यादातर देखी हैं वो कुछ नहीं, वो पी वाई क्यूज़ ही उठा के रखी जाती हैं उसमें। ठीक है, तो अगर आप टेस्ट सीरीज़ थोड़ा स्किप भी करते हैं तो उससे कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर हम वैसे भी कभी कंपेयर करें बिटवीन पी वाई क्यूज़ एंड टेस्ट सीरीज़, तो पी वाई क्यूज़ विल ऑलवेज प्रिवेल, क्योंकि वो आपको एक ट्रेंड एनालिसिस भी देते हैं, साथ ही साथ वो स्पेक्ट्रम भी बताते हैं कि किस एरिया से यूपीएससी पूछ रहा है। तो दैट इज़ फाइन इफ़ यू आर गोइंग विथ दिस क्या कहते हैं पी वाई क्यूज़। बस उसमें ये हो कि सॉल्व उसका देख लीजिएगा कि क्या चीज़ें, कौन से पॉइंट्स आपके कोई मिस ना हो आपके, है ना। हाँ, सेल्फ स्टडी हिस्ट्री का मतलब मैंने देखा था, मैं भी अभी अपने नोट्स और उसके तरीके भी शेयर करूंगा कैसे, क्योंकि सेल्फ स्टडी हिस्ट्री के साथ भी एक इशू है, वो भी ग्रंथ बना दिया है उन्होंने भी काफ़ी मोटा, और उसको मतलब खुद में ही एक टास्क है उसको कंप्लीट करना। तो उसको कैसे अप्रोच करना है वो भी अभी उस पर भी डिस्कशन करेंगे, है ना। तो यहाँ पे हमारे पी वाई क्यूज़ हो गए और मैप्स हो गए। मैप्स तो हमें रेगुलर लेके चलना है, ठीक है। इसके बाद सेकंड फेज आता है, एक सेकंड थोड़ा सा ऊपर कर लें। तो 20 जुलाई तक हमारा फर्स्ट फेज कंप्लीट हो गया, है ना। सेकंड फेज जो है इसमें 21 जुलाई से 4 अगस्त 15 दिन का टाइम है, 3 डेज पर सब्जेक्ट। वही सारे सब्जेक्ट रहेंगे जो हमने पहले कर रखे हैं, अब उनके रिवीजन का टाइम आ गया। लेकिन अब इस यहाँ पे पी वाई क्यूज आप एफ एल टी फॉर्म में लिखेंगे। अगर पी वाई क्यू लिखना है या फिर टेस्ट सीरीज लिखनी है, जो भी लिखना है एफ एल टी फॉर्म में स्टार्ट कीजिए, क्योंकि बाद में फिर आपको टाइम कम मिलने वाला है। वहाँ एफ एल टीज उतने नहीं लिख पाएंगे, आपको सिर्फ 10 दिन का टाइम आगे मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी एक चीज़ बता दूँ, जैसे आपने अभी डिस्कशन किया पी वाई क्यूज़ और उसका, तो टेस्ट सीरीज़ कौन सी ज्वाइन की जाए या सोर्सेज क्या रखे जाएं, ठीक है। तो पहली चीज़ तो अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन है, आपको लगता है कि आप खुद से कर सकते हैं, तो पी वाई क्यूज़ खुद से ही कर लीजिए, ठीक है। लेकिन अगर लग रहा है कि टाइम बाउंड मैनर में देना है, तो मैंने पिछली बार सेल्फ स्टडी हिस्ट्री ज्वाइन किया था। इवैल्यूएशन सबका ठीक ठीक रहता है, कोई आप किसी से कहो बहुत अच्छा इवैल्यूएशन है, तो ऐसा नहीं होता, वो किसी के साथ नहीं होता। तो मेन आपका जो सोर्स रहेगा इवैल्यूएशन का वो सेल्फ ही रहेगा। आपको हाँ, एक्सप्लेनेशन जो पार्ट है वो सेल्फ स्टडी हिस्ट्री का काफ़ी स्ट्रांग है, वो इसलिए क्योंकि उन्होंने वही नोट से उठा करके, जो पी वाई क्यूज़ वाला है उसी से उठा करके वो दे देते हैं, तो वो रिच रहता है। तो हमें रिलाई सेल्फ इवैल्यूएशन पे करना है। और दूसरी चीज़, जैसे फिर इस टाइम मैंने एक है मतलब टेलीग्राम पे एक चैनल था टॉपर करके, उसका मैंने ज्वाइन किया। तो उसमें मुझे मुझे ये दिखा कि आपका जो सेल्फ स्टडी हिस्ट्री वाले क्वेश्चंस हैं उसी को कॉपी पेस्ट और उसी का डॉक्यूमेंट दे दिया गया, और उसी में से आप छांट लो, जो क्वेश्चंस आपको मिल जाए, अदरवाइज नहीं मिलते थे। तो इस तरह की चीज़ों से अगर हम नहीं भी इसको करते हैं, नहीं जाते हैं, तो हम खुद से उस चीज़ को कर सकते हैं। और ऑफलाइन अगर लिखना है तो जीएस स्कोर का मैंने सुना हुआ है, हम हालांकि मैंने नहीं ज्वाइन किया था, बट जीएस स्कोर का मैंने सुना है कि उनकी टेस्ट सीरीज़ अच्छी है, उनका एवेल्युएशन सही है। तो ये टेस्ट सीरीज़ हम ज्वाइन कर सकते हैं अगर चाहें तो। इसके बाद ये हो गया, हाँ। फिर थर्ड फेज़, ये जो 10 डेज होंगे ये हमारे फाइनल रिवीजन के हैं। अब इसमें इसके बाद हमें टाइम नहीं मिलने वाला है मेन से पहले रिवीजन का। तो इसमें हम वो पार्ट को सबसे पहले रिवाइज करेंगे जो हमारा सबसे हमें लग रहा है कि छूट गया है या कमज़ोर है, या जिस पे कि हमें लगता है रिवीजन की हमें ज़रूरत है। अपने स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस सबको पता चल जाती है धीरे धीरे, है ना। तो इन 10 डेज में कोई बाउंडेशन नहीं है कि 3 3 दिन या जो भी, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि 2 2 दिन करके डिवाइड कर लें, अदरवाइज जो सब्जेक्ट उठाएंगे अगले 10 दिन वही पढ़ते रह जाएंगे ठीक है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। अब इसमें क्या रिवाइज करना है हमें इन 10 दिनों में। इन 10 दिनों में हमारे पहले तो देखिए रिवीजन में जो कोटेशंस होंगे, जो थ्योरीज होंगी, और जो हम शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, अभी हम नोट्स मेकिंग पे जाएंगे तो आपको समझ में आएगा हम किस तरह से नोट्स को अपने शॉर्टन करते चले जाएंगे, ठीक है। तो उनको मेनली हमें यहाँ रिवाइज करना है, क्योंकि कंसेप्ट हम समझ जाते हैं, लिखते टाइम हमें याद आ जाता है। क्या नहीं याद आता? थ्योरीज नहीं आती, हिस्टोरियंस के नाम नहीं याद आते, कोट्स नहीं याद आते। तो ये हमें इन 10 दिनों में अच्छे से रिवाइज करना है। साथ ही साथ इन 10 दिनों में अगर 2 FLT हम दे देते हैं पेपर 1 के और पेपर 2 के, तो दैट वुड बी इनफ, बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू गेट एनी अदर टाइम फॉर ऑप्शनल नाउ, ठीक। और ये इसका है, ठीक है। तो आई होप आपका अगर कुछ क्वेश्चन हो, जो आप इस बार अपेयर कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चन हो इसमें तो आप पूछ लीजिए। हाँ अच्छा ठीक है। अब आ जाते हैं 2026 जो लोग अपेयर करने वाले हैं उनके लिए।
हाँ हाँ बताइए। छूटा हुआ है ऑप्शनल। शुरू में खींच लीजिए ऑप्शनल, बाद में टाइम नहीं मिलेगा। शुरू में अपना जो आपका दिन है उसको 60-40 या 70-30 रख लीजिए, बट ओनली टिल दिस टाइम। इससे भी थोड़ा कम अगर हो सके तो चलेगा, क्योंकि इसके बाद फिर रिवीजन का पार्ट आएगा आपका, वहाँ आपको 3-3 दिन मिलने वाले हैं, उसमें कोई टाइम नहीं मिलेगा। उसमें तो 3 दिन कब चले जाएंगे पता नहीं चलेगा। तो अभी प्रपोर्शन ऐसा रख लीजिए, या तो 60-40 या 70-30, बेस्ड ऑन कितना आपको फील हो रहा है आप प्रिपेयर्ड हैं ऑप्शनल में। ठीक है, तो शुरू में उसको खींचना इज अ सेफर स्ट्रैटेजी। हाँ, तो अब इस पे चले हम 2026। ठीक है, 2026 वालों के लिए लगभग 7 महीने का टाइम है अभी, 7 मंथ्स, क्योंकि दिसंबर के आगे हम नहीं खींचने वाले हैं ऑप्शनल को। उसके बाद प्रीलिम्स और जीएस पे ज़्यादा फोकस करना है हमको। तो जो हमारा फर्स्ट राउंड रहेगा वो रहेगा 15 जून से अगस्त तक, जिसमें कि 15 15 15 15 ये 15 डेज में डिवाइड करना है। और इसमें क्रोनोलॉजी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, जो पार्ट कवर ना हुआ हो। आई वुड रिक्वेस्ट एंड आई वुड सजेस्ट वर्ल्ड से शुरू कीजिए, क्योंकि आधा आपका उसमें वर्ल्ड पेपर 2 का हाफ उसमें आता है, और वो हमारा स्किप हो जाता है कई बार। तो यहाँ से आप वर्ल्ड से स्टार्ट कर सकते हैं, देन एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न, या आपको जैसे भी इसमें जिसमें कंफर्ट फील हो, दिस विल बी अप टू यू। प्लस इसमें हम 15 डेज का बफर भी लेके चलेंगे, क्योंकि पहली बात तो हम टाइम स्पैन जो है वो थोड़ा लंबा ले रहे हैं, प्लस हमें पूरा सब्जेक्ट कवर करना है, और इसमें हमें नोट्स मेकिंग भी करते चलना है, इसीलिए हमने यहाँ लिखा आइडियली। आइडियली इसमें हमें नोट्स मेकिंग भी कर लेना है, और आइडियली वो शायद पूरा नहीं, 80 या 50 to 70% भी अगर हो जाता है तो हम उसको आगे के फेजेस में कवर कर सकते हैं, बट आइडियली हमें ट्राई करना है कि हो जाए। ठीक है, वो कैसे करना है वो उसको भी हम देखेंगे अभी। ठीक, और इसके बाद आ जाते हैं सितंबर अक्टूबर, ये जो 2 महीने हैं इसमें भी हमारा रिवीजन फेज 1 चलेगा। यहाँ तक कवरेज का पार्ट था, अब रिवीजन चलेगा। और इसके साथ साथ हमें मतलब यहाँ पे इस जो ये जो फेज है इसमें हमें वैल्यू एडिशन करना है। अब वैल्यू एडिशन कब होता है? वैल्यू एडिशन तब होता है जब आप ऑलरेडी आपके पास बेस बन चुका है, अब आपको इनरिच करना है अपना कंटेंट, है ना। जैसे यहाँ तक आपने बेसिक्स पढ़ लिया, अब आप यहाँ पे जब देखोगे क्या देखोगे, पीवाईक्यूज देखोगे, या सेल्फ स्टडी हिस्ट्री का जो पिछले वही पीवाईक्यूज जो है वो देखोगे, उसमें आप देखोगे कुछ चीज़ें नई मिल रही हैं, उसको अपने नोट्स में ऐड ऑन करना है। जो बेसिक नोट्स जो यहाँ तक बने थे उसमें अब यहाँ पे वैल्यू एडिशन शुरू होगा। प्लस यहाँ से आंसर राइटिंग भी स्टार्ट होगी। आंसर राइटिंग यहाँ भी चल रही थी, बट सेक्शन वाइज चल रही थी। सेक्शनल, आप जो सेक्शन पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड 2 क्वेश्चंस उठा लीजिए पीवाईक्यू से, और वो उठाइए जो आपको लग रहा है कि ये तो थोड़ा ट्रिकी है, इसको देखते हैं क्या करता है, तो उससे। हाँ, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? वैसा भी देखिए, दोनों तरह का, एक क्वेश्चन उठाइए जो थोड़ा ब्रॉड पूछ रहा हो, और एक क्वेश्चन उठाइए जो आपको चैलेंजिंग लगे। तो उससे क्या है, एग्जाम हॉल में क्वेश्चंस टैकल करने की स्किल भी आएगी आपको, है ना। तो वो भी चीज़ है। तो यहाँ वैल्यू एडिशन का पार्ट हो गया। यहाँ पे हमने की सेक्शनल, मतलब जो सेक्शन पढ़ रहे हैं उसकी आंसर राइटिंग, यहाँ पे भी हम आंसर राइटिंग अब थोड़ा बढ़ा देंगे, क्योंकि अब रिवीजन चल रहा है, तो यहाँ आंसर राइटिंग की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। यहाँ से अगर चाहें आप तो पीवाईक्यूज रेगुलर कर सकते हैं, और अपना टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर करना है तो। ठीक है। हम्म। हाँ बताइए बताइए। हाँ। हम्म 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 हम्म
हाँ हाँ। वो टाइम डिवीजन में फिर जैसे जो आपको बफर मिला था, बफर मिलता है ना, ये जो यहाँ 15 डेज का बफर मिला। हाँ हाँ। देखिए बात एक ये है, अगर टाइम उतना ही है और यूनिट्स उतनी है तो आपको कवर तो उसी हिसाब से करना पड़ेगा। अगर आप जनवरी में लेके जाएंगे तो आपका जीएस कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, और प्रीलिम्स की प्रिपरेशन भी फिर शुरू करनी होगी। और जैसे अगर 1 मिनट बात करते हैं, रुकिए 1 मिनट, पहले इसको मिटाएं। ये है सिलेबस अपना, है ना। इसमें जब भी हम डेज डिवाइड कर रहे हैं, जो आप यूनिट्स कह रहे हैं आप इन्हीं की बात कर रहे हैं ना, ये जो हैं, ये यही सारी। तो ये कवर तो आपको जब जिस समय कवरेज का टाइम है उस समय पहली बात तो खींचने के मोड में आप रहेंगे, क्योंकि उस समय ना आपको आंसर राइटिंग के लिए बोला, इसीलिए फर्स्ट फेज हमने आंसर राइटिंग नहीं रखा है। फर्स्ट फेज हमने आंसर राइटिंग जीरो रखा है। अगर आप एडिशनली आपके पास टाइम बचता है तो कर लीजिए, अदरवाइज वो बचेगा नहीं। ठीक है। तो उसमें कवरेज का टाइम रहेगा तो आप 2 से 3 यूनिट से ज़्यादा कवर कर सकते हैं एक वीक में। क्योंकि आप अभी किस लेवल पे हैं, आपने अभी कवर किया है या बिल्कुल नहीं किया है? हाँ। अच्छा। हाँ हाँ। हम्म 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 हम्म। हाँ वो तो यार, वो नोट्स क्या है, वो पैरेलल बुक हो जाती है, हम लिख देते हैं हैंड रिटन। हाँ हाँ। हम्म हम्म। किनके? श्रुति शर्मा मैम के, हाँ। हम्म। हाँ 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 हाँ। ठीक है। ठीक है। हम्म। देखिए मैं एक चीज़ कहूँगा, शॉर्ट नोट्स बहुत अच्छी चीज़ है। और हाँ, लेकिन मैं बताता हूँ। तो शॉर्ट नोट्स आपको फैक्ट्स और फिगर्स दे देगा, बट कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं दे पाएगा। आप एनालिटिकल क्वेश्चंस नहीं टैकल कर पाएंगे अगर आपने सिर्फ शॉर्ट नोट्स ही पढ़ रखे हैं। क्या चीज़? तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट क्यों करेंगे? ओके। हम्म। देखिए यहाँ दो चीज़ें बोली आपने। पहले आपने कहा कि हल्का हल्का याद आता है पढ़ के, तो एक वो स्टेज है। और एक है कि मुझे सब पता है, अब मैं शॉर्ट नोट्स पे जा सकता हूँ। दोनों बहुत डिफरेंट स्टेजेस हैं। जो शॉर्ट नोट्स पे जाने के लिए आप तब तैयार होते हैं जब आपका कंसेप्ट जो है वो अच्छे से रिवाइज हो चुके हैं। क्योंकि हाँ, सब आपके रिवाइज्ड हैं। लेकिन आप जैसा आपने शुरू में कहा कि 1 साल हो गया, वो अभी रखे हुए हैं, उसको देखते हैं, हल्का हल्का याद आता है। तो दिस इज़ नॉट द फेज इन विच यू आर एक्सपेक्टिंग टू गो ऑन द शॉर्ट नोट्स, क्योंकि आप वहाँ से उतनी चीज़ें ग्रास्प नहीं कर पाएंगे। वो सिर्फ क्या होगा कि अगर वही क्वेश्चन आ गया जिस पे वो डेटा है और या जो भी शॉर्ट नोट्स में लिखा हुआ है वो आपका आ गया, तो वो तो टैकल हो जाएगा, लेकिन जहाँ एनालिटिकल क्वेश्चन आएगा वो नहीं हो पाएगा। हाँ, कुछ और कह रहे थे? हाँ। हम्म। अच्छा, हाँ, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो शॉर्ट नोट्स आपकी वो चीज़ें कवर कर रहा है जो आपकी, मतलब जो चीज़ बस भूलते हैं, बाकी सब आपको पता है, तब तो वेल एंड गुड। इसीलिए मैम और सब लोग नोट्स अपने शेयर भी करते हैं कि इफ़ यू आर प्रिपेयर्ड, कि आपको बाकी कंसेप्ट्स पता हैं, आपको सिर्फ लास्ट में फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड वो चीज़ें चाहिए नोट्स वाली, तो ठीक है, फिर आप फॉलो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। वो तो बिल्कुल सही बात है, अभी मैं दिखाऊंगा वो शॉर्ट नोट्स कैसे। राइट। बिल्कुल बिल्कुल, आई एग्री विद दैट। एंड इनफैक्ट आई वुड, जब मैं अपनी मिस्टेक्स बताऊंगा ना, या जो मुझे फील होता है कि जो आपको नहीं करना है, उसमें एक ये भी आएगा, अपने नोट्स कंसोलिडेट ना करना कैन बी अ ब्लंडर, टोटल ब्लंडर। क्योंकि लास्ट 7 डेज में आप अपने ग्रंथ नहीं रिवाइज कर सकते, उसमें आपको नोट्स चाहिए अपने, है ना।
या अब वो अपने हों या फिर अगर आप जैसे आपने कहा टॉपर्स के नोट से अगर आप बहुत ज़्यादा फेमिलराइज फील कर रहे हैं, बहुत आप आराम से उसको यूज़ कर ले रहे हैं, तो वेल एंड गुड, नो इश्यूज़। ठीक, तो चलें आगे। हम्म, ठीक है, तो ये फेज़ हो गया। अब सितंबर अक्टूबर रिवीजन की बात कर ली थी हमने, और यहाँ पे वैल्यू एडिशन की बात हो गई थी, आंसर राइटिंग की बात हो गई थी। अब जो नवंबर दिसंबर का फेज़ आएगा, ये इसमें रिवीजन, ये सेकंड फेज़ ऑफ रिवीजन और एफएलटीज़ का फेज़ है। अब इसमें एफएलटीज़ को आप पीवाईक्यू से भी रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें जो रिवीजन रहेगा, क्योंकि टाइम पीरियड लगभग आपको उतना ही मिल रहा है, तो इसमें भी आई वुड सजेस्ट कि इसी तरह से 15-15 में बांट लीजिए, क्योंकि आप उसमें ताकि सारे सब्जेक्ट को इक्वल टाइम दे सकें। ठीक है, और जो चीज़ें रह गई हैं पहले की, चाहे वो नोट्स मेकिंग हो चाहे कवरेज हो, वो आपको फाइनलाइज दिसंबर तक ख़त्म कर लेना है, क्योंकि उसके बाद फिर हम इसको अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ऐसा नहीं है छोड़ देंगे। इसके बाद अगर हमें कभी रिवाइज करना भी है अगर, तो वो इन्हीं टाइम्स में जो हमारे नोट्स बने हैं या जो हमारे हमने एक जगह कलेक्ट किया है उसी को रिवाइज करेंगे। इससे क्या होगा, अदरवाइज अगर पूरी तरह छोड़ देंगे तो जैसा आपने कहा वैसा ही हाल हो जाएगा कि कुछ कुछ याद तो आ रहा है ना, क्योंकि टाइम पीरियड सीधे आपका जनवरी से लेकर के आपका कितना जून जुलाई तक आप नहीं पढ़ेंगे उसको, मई तक एटलीस्ट। ठीक है, तो ये हुआ। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, अब आएगा नोट मेकिंग, आई गेस, यस, वेट अ मिनट। नोट्स मेकिंग में देखिए 3 फेजेस हैं। सबसे पहला बेसिक नोट्स, जो आप या तो खुद बनाए होंगे या फिर आपने कहीं मार्केट से लिया होगा, वो चाहे बाल्यान सर के हों या जिसके भी हों। और फिर आते हैं शॉर्ट नोट्स, और फिर जो आप एग्ज़ाम हॉल्स में ले जाने के लिए, में नहीं, सॉरी, में तो कुछ नहीं ले जाना है, उसमें उसके जस्ट पहले आप जो रखेंगे वो है पॉइंटर्स और कीवर्ड्स के नोट्स। अब ये तीनों के टाइप दिखाता हूँ मैं, और साथ में ये भी दिखाता हूँ कि जब आप पीवाईक्यूज़ करेंगे तो उसमें हमें कैसे फंसना नहीं है, क्योंकि सेल्फ स्टडी हिस्ट्री में बहुत ही डिटेल में चीज़ें दी हुई हैं। आप अगर उसको पढ़ने में आ गए तो 1-2 महीने ऐसे ही निकल जाएंगे, वो नहीं पढ़ पाएंगे, कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो बेसिक नोट्स तो हमें पता ही है कैसे होते हैं। अब सीधे आते हैं शॉर्ट नोट्स पे कि वो दिखते कैसे हैं। ये देखिए, ये कुछ टॉपिक्स देखे देखे समझे पहचाने से लग रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के हैं बेसिकली। तो ये इसी में, इतने में पलासी ख़त्म हो गया, इतने में पलासी हो गया, इतने में बक्सर हो गया, इतने में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हो गया, जो भी इससे रिलेटेड था। अब इसमें आप दो चीज़ें कर सकते हैं अपने हिसाब से, जैसे यहाँ पे के एम पनिक्कर हिस्टोरियन का नाम हो गया। ठीक है, जो आप डेटा कोट करना चाहते हैं, जैसे मीर मदन, ठीक है, फिर ये फोर्सेस की संख्या हो गई, नंबर। फिर इसके बाद फिर नवाब की आर्मी, उसकी नंबर अगर आपको लिखना है, कहीं कोट करना है। फिर इस तरह जैसे बैटल ऑफ बक्सर, वॉर ऑफ सर्कमस्टांसेस रैदर देन इंटेंशंस, ये कोटेबल चीज़ होगी जो हम कोट कर सकते हैं। अब यहाँ मैं इसके साथ साथ दो चीज़ें और बताऊंगा। पहली कि जितने भी क्वेश्चंस आते हैं जब आप पीवाईक्यू देखेंगे तो उसमें एक बहुत मज़ेदार चीज़ है, बहुत सारे कोट्स तो यूपीएससी ने खुद ही दे रखे हैं एज अ क्वेश्चन फॉर्म। तो जब उसने दे रखे हैं तो हम इधर उधर भटकने की बजाय सीधे वही उठा लेते हैं और उसी को यूज़ कर लेते हैं अपने आंसर्स में। तो पहली तो ये एक स्ट्रैटेजी हुई, क्योंकि वहाँ पे कई बार ऐसा भी होता है कि एक कोड दे देगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेगा। अब आपको ये नहीं समझ में आएगा कंटेक्स्ट क्या है, तो थोड़ा सा वो बेसिकली ये टेस्ट करता है आपने एकेडमिकली कितना देख रखा है, क्या सिर्फ कोचिंग से ही तो नहीं आए हैं, कोचिंग के नोट्स से तो पढ़ के नहीं आ गए। तो वो चीज़ है, तो उनके कोटेशंस को हमें उन्हीं के आंसर्स में यूज़ करके यूज़ कर सकते हैं। पहली चीज़ ये हुई। दूसरी चीज़, आप यहाँ पे कुछ देख रहे हैं हाइलाइटर्स का यूज़ कैसे हुआ है, कुछ नोटिस अगर करें तो देखिए हाइलाइटर्स में एक होती है स्मार्ट हाइलाइटिंग। स्मार्ट हाइलाइटिंग में आप ये कर सकते हैं कि 3 या 4 कलर चूज़ कीजिए और उन 3-4 कलर्स को फिक्स कर लीजिए कि ये अगर कहीं ग्रीन है इसका मतलब वो कंसेप्चुअल चीज़ है, कहीं पिंक है तो यानी वो डेटा या फैक्ट है, कहीं ऑरेंज है तो इसका मतलब वो कोई हिस्टोरियन या उसका रिलेटेड व्यू है। अब इससे क्या आसान हो जाएगा, आपको अगर लास्ट टाइम में अगर आपका नोट्स नहीं भी बन पाया या अगर बन गया इस तरह से है, आपको अगर सिर्फ ये देखना है कि मुझे सिर्फ हिस्टोरियंस रिवाइज करने हैं,
तो सिर्फ ऑरेंज ऑरेंज वाला पार्ट देख के, जैसे मेरे में ऑरेंज जो पार्ट था वो था हिस्टोरियंस का, तो मैं जब लास्ट टाइम में पलटता था अपने पेजेस तो सिर्फ ऑरेंज ऑरेंज देखता चला जाता था शुरू से लास्ट तक। तो उससे क्या हुआ कि बाकी की मेहनत बच गई। जब आपको फैक्ट देखना है तो पिंक देख लीजिए, या इस तरह से अपने हिसाब से आप 3-4 हाइलाइटर्स रखिए, बट जिस भी नोट्स में रहे वो कॉमन रहे। तो ये है, ये हमारे हैं नोट्स जो सेकंड फेज वाले। फिर आते हैं, ये तो अभी थोड़ा चलेगा, अब इसमें इनोवेशन भी देख लीजिए क्या क्या हम कर सकते हैं। जैसे की टर्म्स हो गए, क्रिश्चियनडम किसके टाइम, मतलब पोर्चुगीज के टाइम पे, ठीक है। कुछ लोगों के नाम कोट कर सकते हैं, जैसे मैंने सिर्फ यहाँ पे लिखा अल्फांसो डी डिसूजा। इन्होंने क्रूसीफर का स्टेटमेंट दिया था कि जब पोर्चुगीज आए तो एक हाथ में वो लेकर के आए स्वॉर्ड और दूसरे हाथ में, हाँ, तो वो जो जो स्टेटमेंट है आपको बस, अब लास्ट टाइम में आप क्या कर रहे हैं, बस इतना नाम लिख लिया, क्रूसीफर स्टेटमेंट मतलब वही वाला डाल देना है अपने को, ठीक है। हाँ, एक सेकेंड। इसी तरह से ये देखिए, इस तरह के कुछ इनोवेटिव डायग्राम्स आप बना सकते हैं। आफ्टर 1848 डच में जैसे हैदराबाद और कर्नाटक में चल रहा था ना, कोई किसी को सपोर्ट कर रहा है, कोई किसी को कर रहा है, तो इसको आप इस तरह से डिपिक्ट कर सकते हैं कि कौन कहाँ पे था, कौन कौन किससे फाइट कर रहा था। और ये बेसिक, मतलब मैं कुछ चीज़ें भूल जाता था तो मैंने उसको नोट्स में थोड़े थोड़े छोटे छोटे पॉइंटर्स करके कि डिप्लोमेसी में क्या था, एविडेंस के एनालिसिस को, कार्नाटिक और प्रूव, मतलब इस तरह से करके अपने डाल सकते हैं आप, ठीक है। हाँ हाँ, एक सेकंड, बताइए। हम्म। हम्म। जो पेस्टल का अप्रोच होता है। हम्म। ठीक है। हाँ। हम्म। 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 बताते हैं। देखिए, एक बार उसी पे डिस्कस कर लेते हैं। यार कहाँ चले गए क्या वो? एक सेकंड, चलिए यहीं पे देख लेते हैं, 1 मिनट, कि क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए हमारे आंसर्स में, है ना। एक्सक्यूज मी सर, अगर एक नोट मुझे खोलना है अलग से। अच्छा, ओके, ठीक। हम्म। तो पहली चीज़ तो हमारी आएगी, डिमांड। क्वेश्चन की डिमांड क्या है हमारे अंदर, उसमें कंटेंट हमारा जो भी आएगा पहले तो डिमांड के हिसाब से आएगा। कई बार क्वेश्चंस क्रिटिकली एनालाइज पे चला आता है ना, तो उसकी उसी एस्पेक्ट को हम टैकल करते हुए निकलेंगे। अब इसके बाद देखिए इंट्रोडक्शन, 1 मिनट इसको हटा देते हैं। इंट्रोडक्शन में आप 2-4 चीज़ें डाल सकते हैं। पहली कि अगर कोई इवेंट हुआ है तो उसकी डेट्स, मुझे पता है थोड़ा रटने का लगेगा पार्ट, बट डेट्स अगर होंगी तो वो थोड़ा सा आपके क्वेश्चंस या आंसर्स को स्पेसिफिक बना देती हैं। जैसे बैटल ऑफ प्लासी की डेट हो गई, बैटल ऑफ बक्सर की डेट हो गई, तो वो थोड़ा आंसर्स को इम्प्रेसिव बना सकता है कि कैसे क्या होगा। फिर सेकंड है हिस्टोरियंस का पॉइंट ऑफ व्यू। इसको भी दे करके स्टार्ट किया जा सकता है। जैसे जब हम बात करते हैं ट्रांजिशनिंग ऑफ इकोनॉमिक हिस्ट्री इन मॉडर्न इंडिया, तो उसमें आर पालमे दत्त जी हैं, उन्होंने चीज़ें 3 फेजेस करके बताया है, उस तरह से हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और इंट्रो में और क्या स्पेशल ऐड कर सकते हैं, डेट्स हो गया, ये हिस्टोरियन का पॉइंट ऑफ व्यू हो गया एक। हम्म। करंट तो आपको हाँ कर सकते हैं, वो भी एक अच्छा एक वो है, लेकिन आपको करंट से रिलेटेड क्वेश्चंस थोड़े कम मिलेंगे। हाँ, कोटेशन से कर सकते हैं। इससे क्या होता है, इससे भी आपका जो आंसर है वो एकेडमिकली रिच होता है। और शुरू में इंट्रोडक्शन क्या है, इंप्रेशन है, इंट्रोडक्शन नहीं इंप्रेशन है वो। आपने अगर कोटेशन से ही शुरू किया तो एग्जामिनर को लगेगा अच्छा आपने पढ़ रखा है टॉपिक, ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं। फिर ये इंट्रो में ये हो गया। मेन बॉडी की अगर बात करें तो इसमें जब जो मैं कह रहा था डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन ने किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए बोला है फिर तो हम एक्सप्लेन करेंगे।
उसको भी पॉइंटर्स में भी कर सकते हैं, और जैसे हम जिस तरह से उसको एक्सप्लेन करना चाहें विद इन पॉइंट, जैसे कुछ लोग इस तरह से करके करते हैं, ठीक है, पॉइंटर्स या बुलेट्स में बना देते हैं। पैराग्राफ्स आई वुड से अवॉइड कीजिए, क्योंकि पैराग्राफ्स लेंदी हो जाते हैं और उसका प्रेजेंटेशन स्टाइल भी उतना अच्छा नहीं है। उसके साथ साथ यहाँ पे हमारे जो हमें थोड़ा कंटेंट हैवी रखना है अपने आंसर्स को, चाहे वो हिस्टोरिकल आर्ग्यूमेंट से हो या थ्योरीज से हो, उसको थोड़ा ज़्यादा मेंशन करना है। मतलब यहाँ पे एक तरह से आप कह लीजिए शो ऑफ करना है अपने पूरे हिस्ट्री के स्किल्स का, कि क्या क्या आपको आता है, ठीक है। इसके साथ साथ हम और क्या इनोवेशन कर सकते हैं, डायग्राम्स, ठीक है, फ्लो चार्ट्स। फ्लो चार्ट अभी आपको मैंने एक अपने उसमें दिखाया था कि फ्लो चार्ट कैसा दिखता है, या उस किस तरह से हम बना सकते हैं डिफरेंट टॉपिक्स पे। फिर एक आपका ये भी है मैप्स। मैप्स काफ़ी अच्छा इंप्रेशन डाल सकते हैं, क्योंकि आप इस पे जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें मराठा किंगडम के एक्सपेंशन की, एक मिनट इधर ही बना लेते हैं। ठीक है, ठीक है। अब जैसे एक सेकेंड, पेज कहाँ है? जैसे सेव है या चला गया? कोई नहीं, कोई नहीं, ठीक है। जैसे हाँ, ठीक है। अब जैसे मराठा एक्सपेंशन आप दिखा रहे हैं, तो आप मैप्स दिखा सकते हैं, जैसे पहले सिर्फ यहाँ तक था, ठीक, लेटर ऑन एक्सपैंड हो करके ये हो गया डॉटेड, थोड़ा एरिया इधर का भी। तो ये प्री एक्सपेंशन, ये पोस्ट एक्सपेंशन। अब इसको दो मैप कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा, उतना टाइम मिलता नहीं है एक आंसर के लिए। तो इस तरह से अगर आप दिखाएंगे तो थोड़ा इनोवेटिव हो गया, डायग्राम्स इंक्लूड हो गए, थोड़ा फ्लो चार्ट्स इंक्लूड हो गए, तो इस तरह से हम इनोवेटिव बना सकते हैं। इसके बाद एक चीज़ और है, जैसे हिस्ट्री या कोई भी सब्जेक्ट है अगर ऑप्शनल में है, तो वो डिबेटेबल रहता है हमेशा। तो कोशिश कीजिए, भले ही वो क्रिटिकली एनालाइज उसने पूछा है, उसमें तो हमें करना ही है, पहले क्रिटिकल एनालिसिस करना है, बट लास्ट में थोड़ा सा ये भी बता दीजिए कि काउंटर आर्ग्यूमेंट कि ऐसा भी है। जैसे अगर उन्होंने कहा क्या बैटल ऑफ प्लासी एक डिजास्टर ही था, तो अगर वो मान लीजिए आप उसको क्रिटिकली एनालाइज कर रहे हैं और आपने पहले कहा कि हाँ ये दिक्कत थी, ये दिक्कत थी, ये दिक्कत थी, लेकिन यहाँ से ये भी हुआ, कुछ कंसोलिडेशन हुआ या कुछ पॉजिटिव अगर है आर्ग्यूमेंट्स किसी हिस्टोरियन के, तो उसको भी इंक्लूड कीजिए। अब इसमें दो तरह के क्वेश्चन है, अगर क्रिटिकली वाला है, क्रिटिकली एनालाइज वाला है, तो इसमें रहेगा आपका प्रपोर्शन 70-30 या इवन 80-20 भी हो सकता है, ये पॉजिटिव और ये क्रिटिकल, ठीक। और अगर नॉर्मल है जैसे डिस्कस या एक्सप्लेन, तो इसमें हम 50-50 भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हम दोनों एस्पेक्ट्स को खुल के बता सकते हैं, है ना। और इसमें एक चीज़ है, जैसे अगर ये हो गया मेन बॉडी में, तो इस तरह अगर हम करेंगे तो हमारे जो आंसर्स हैं वो थोड़े होलिस्टिक से दिखेंगे, कि हम सिर्फ एक ही पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं जानते हैं, हम दूसरा भी काउंटर व्यू भी जानते हैं। तो ये हुआ। इसके बाद थर्ड, अगर हम फिर कंक्लूजन की बात करें, तो कंक्लूजन में बेसिकली हमारा एक फॉरवर्ड लुकिंग कंक्लूजन, दो तीन तरीके होते हैं इसमें। एक तरीका ये है कि आपने शुरू किया इंट्रोडक्शन का कि ऐसे ऐसे चीज़ें हुई, जैसे अगर बैटल ऑफ प्लासी की बात करें, तो ऐसे वो उसका पहले का इंट्रोडक्शन में आपने बताया क्या सर्कमस्टांसेस थे जिसकी वजह से बैटल ऑफ प्लासी की जैसी कंडीशन बनी। फिर मेन बॉडी में आपने लिखा एग्जैक्ट कि क्या क्या हुआ, किसने क्या किया, सारा चीज़ हुआ। फिर थर्ड जब कंक्लूजन आया कि दिस ऑल सिनेरियो लेड टू बैटल ऑफ बक्सर एंड लेटर ऑन द कोलोनाइजेशन ऑफ इंडिया, तो थोड़ा सा एक पूरा होलिस्टिक सर्कल कंप्लीट हो गया, आपने सारी चीज़ें कवर कर दी कि ऐसे शुरू हुआ, यहाँ आया, फिर इसकी वजह से आगे का कोर्स ऑफ एक्शन ऐसे रहा।
ये अप्रोच क्या है, थोड़ा सा आपकी हिस्ट्री के अंडरस्टैंडिंग को ब्रॉड बता देती है और समझा देती है एग्जामिनर को कि हाँ हमें ये भी पता है ये हुआ, इसकी वजह से कॉज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ये आए, इसकी वजह से लेटर ऑन कॉज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ये आए। तो ये इस तरह से कंक्लूड करने पे आई वुड से कि एक व्हाट आई फील कि एक होलिस्टिक आंसर बन जाता है। इसमें कुछ आप लोगों को पूछना है और आंसर के मॉडल पे या फिर किसी तरह से कुछ करना हो तो? देखिए हिस्ट्री जैसे कोई भी ऑप्शनल में थोड़ा पॉइंट थोड़ा तो ज़्यादा जाता है क्योंकि वो हम थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं उसमें। लेकिन पहली चीज़ तो पॉइंटर्स पे अगर आप लिख रहे हैं पैराग्राफ्स की जगह, तो आधी तो हेल्प वही कर देगा, क्योंकि आपको पॉइंटर्स में तुरंत फील होने लगता है कि नहीं अब थोड़ा बड़ा हो रहा है ना। तो पहले तो पॉइंटर्स पे आइए। दूसरी चीज़ कि ग्रामेटिकली बहुत ज़्यादा उसको फ्लावरी लैंग्वेज नहीं लिखनी है, थोड़ा टू द पॉइंट आइए, है ना। टू द पॉइंट आएंगे तो आपका वो सेंटेंस अपने आप थोड़ा कंसाइज हो जाएगा। और ये हमें कब सबसे ज़्यादा करना है मैं ये भी बता दूं, हम मुझसे भी ये गलती होती थी कि लंबे लंबे हो जा रहे हैं। तो उस जब आप कर रहे हैं, जब आपने मान लीजिए PYQ लिखा, अब एनालाइज कीजिए कि आपने ये जो पॉइंट लिखा इसको बेटर या छोटे में कैसे लिख सकते थे। तो उसको तुरंत वहीं रिफ्रेज कीजिए कि नहीं इसको तो इतना भी लिख देते तो काम हो जाता। तो वो जब धीरे धीरे आप बार बार करते रहेंगे तो वो चीज़ आपके नेक्स्ट आने वाले आंसर्स में रिफ्लेक्ट होने लगेगा। तो ये उसमें इस तरह से किया जा सकता है। हाँ सॉरी। हाँ हाँ हाँ। हम्म। देखिए एक चीज़ मैं बताता हूँ, ऐसे एक एक तरीका होता है कि हमने यहाँ पॉइंट लिखा, एक सेकंड में, हमने यहाँ पॉइंट लिख दिया कोई भी, इसके बाद डबल डॉट लगा के एकदम नई कहानी उसकी यहाँ से स्टार्ट कर दी कि ऐसा ऐसा है फिर ऐसा ऐसा है, कोई भी पॉइंट। और एक है कि इसी आपका एक ही सेंटेंस रहे, उसमें ये डबल डॉट नहीं, उसी को कंटिन्यूएशन रखिए, शुरू का बस वो ऐसा हो कि हेडिंग जैसा फॉर्म आ जाए। समझ में आया, कुछ कुछ पकड़ में आया? हम्म। हम्म। क्या एक बार फिर से थोड़ा तेज बोली? हाँ सोशल रिलीजियस मूवमेंट की बात करें। हम्म। हाँ। अब जैसे पहले तो अगर या तो इसका एक तरीका होता पहले कि SRN मूवमेंट प्लेड अ मेजर रोल, डबल डॉट, अब फिर स्टार्ट किए पूरा एक तरफ से तो वो बड़ा हो जाएगा। लेकिन इसी तरह से अगर लिख देंगे रोल ऑफ SRM मूवमेंट, इतने को हमने अंडरलाइन करके डबल अंडरलाइन करके, वॉज दिस 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 दैट दे इरेडिकेटेड द कास्ट सिस्टम एंड हेल्प द सोसाइटी टू प्रोग्रेस फर्दर। तो उसी को कोशिश कीजिए कि बीच में ब्रेक ना हो सेंटेंस, वही थोड़ा सा उसी को कंटिन्यू करते हुए सेंटेंस बना दीजिए। हम्म। 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 हाँ 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 हाँ। हम्म। 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 देखिए जैसे टेम्पलेट फिट होते हैं, जैसे अगर मान लीजिए सूफिज्म से रिलेटेड कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन आ गया कि किसी एक सूफिस्ट जो हमारे थे, जो सेंट थे, उनकी क्या अप्रोच थी या उनका क्या था बेसिक, तो कुछ चीज़ें सूफिज्म में कॉमन है, चाहे वो की टर्म्स हो चाहे अप्रोच हो। जैसे वहादत उल वजूद की हम बात करते हैं, ठीक है, ये सब में रहेगा। एक सेक्युलर थीम सब में रहेगा। प्रमोशन ऑफ वर्नाकुलर लैंग्वेज सब में रहेगा। एक रिलीजियस क्या उसको कहते हैं ना, रिलीजियस यूनिटी को प्रमोट करना सब में रहेगा। हाँ तो उसके बाद इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, रिफॉर्मेशन या रिवाइवलिस्ट, रिवाइवलिस्ट तो नहीं थे वो, ज़्यादातर रिफॉर्मिस्ट थे। तो जितने भी रिफॉर्मिस्ट अप्रोच के जो जो पॉइंट्स आते हैं वो हम वहाँ फिट इन कर सकते हैं। हाँ। अब जैसे अब ये उस पे, लेकिन उसके लिए मैं बता रहा हूँ जो बाउंसर आ गया, कुछ नहीं से कुछ बहुत अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पे हम इसको अगर थोड़ा स्पेसिफाई करेंगे, की टर्म्स डाल देंगे, है ना,
तो उससे क्या होगा, हमारा आंसर ऐसा लगेगा कि नहीं दे नो अबाउट इट। और जब एक ही थीम के हैं, अगर सूफिज्म की बात हो रही है और वो भी सूफी सेंट ही हैं, तो वो भी उन्हीं लाइंस पे तो काम करेंगे ना, जब तक कोई एकदम अलग सा ना पूछ दे। जैसे कुछ सूफिस्ट मूवमेंट, कुछ सूफिस्ट थे या सूफिस्ट जो सेंट्स थे, उनका ये था कि वो थोड़ा सा एक्सट्रीमिस्ट थे, या फिर उनका पॉलिटिकल एलिनेशन भी था। तो अब उन्हीं को पूछ दे तो हम उन्हीं को कोट कर दे तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा कि सेकुलरिज्म भी बता रहे हैं और स्टेट से डिफरेंस भी बता रहे हैं, और हम उनका नाम कोट कर दिए। तो वहाँ थोड़ा बचना चाहिए, एकदम एकदम से ही तुक्का या एकदम से ही गलत नहीं कोट कर देना चाहिए, क्योंकि उससे एक बुरा इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर पे। देखिए, आप कोई भी थीम उठाएंगे ना, तो उसमें कुछ बेसिक फीचर आपको दिखेंगे। जैसे मैं अभी हमने बात की थी, जब हम मैपिंग की बात कर रहे थे, तो हमने देखा था कि कुछ 4-5 पॉइंट्स पे हमें सारे मैप्स वो कर लेने हैं। उसी तरह कोई भी टाइम पीरियड हो, उसके आप कुछ फेजेस, जैसे पॉलिटिकल क्या था, ठीक है, सोसाइटी में क्या चल रहा था, कल्चर कैसा था, साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कितना था, मेटलर्जी कैसी थी, ये सारी चीज़ें, यही 4-5 चीज़ें देखते चलिए सब में। और अगर आपके नोट्स अच्छे हैं तो उसमें आप कंपैरेटिव एनालिसिस भी कर सकते हैं, जैसे कई बार पूछ भी चुका है कि डिफरेंस बिटवीन मौर्यन टेक्नोलॉजी एंड द क्या अपग्रेडेशन ड्यूरिंग गुप्ताज, है ना, ड्यूरिंग द गुप्ता फेज। तो एक कंपैरेटिव एनालिसिस जब पढ़ रहे हैं तब भी करते चलिए, तो वो हेल्प करेगा इस तरह के क्वेश्चंस को टैकल करने में। हाँ, इवोल्यूशन दिखा देगा एग्जैक्टली। इसको कैसे मिनिमाइज, होपफुली से, ओके। तो ये हमारा हो गया था ना, ये नोट्स, सेकंड फेज वाले नोट्स हैं ये। अब इसमें देखिए, जैसे यहाँ वेलेस्ली की बात हुई तो यहाँ BL ग्रोवर। अब ये इनका जो व्यू था वेलेस्ली पे, वो यहाँ पे लिखा है और वो इसी कलर से हाईलाइटेड है। इसी तरह यहाँ जो कोट है वो भी इसी कलर से हाईलाइटेड है। ये देखिए, ये मैप है, जैसे जब मराठा की हम बात कर रहे थे, तो इस तरह के मैप्स। अब ये आपके नोट्स में रहेगा तभी रिफ्लेक्ट भी होगा आंसर में, नहीं तो अगर नोट्स में नहीं है, हम सोचेंगे लास्ट टाइम में हम बना लेंगे, कभी नहीं बनता है। जो नोट्स में रहेगा बस वही बनेगा। एटलीस्ट वो एक आदत डाल देगा कि हाँ, हमें इस तरह भी रिप्रेजेंट करना है। अब जैसे ये छोटे छोटे डायग्राम हो गए, ट्राईपार्टाइज स्ट्रगल, एक ट्रायंगल बना दिया, कुछ नहीं है, ऐसे हो गया, है ना। नेपोलियन, टीपू सुल्तान, शाह जमन। ये देखिए, जैसे ये फ्लो चार्ट की हम बात कर रहे थे, तो जो ट्रांजैक्शन हुआ था रंजीत सिंह और उनके बीच, दिलीप सिंह के बीच में और ईस्ट इंडिया कंपनी में, इन्होंने इनको 50 लाख दिए, इन्होंने ब्रिटिश को 50 लाख दे दिए। तो ये एक जो रिप्रेजेंटेशन का स्टाइल है, जैसे ये है सिख का जो एरिया था, तो वो उसको हमने दिखा दिया। तो ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो हमें पता होती है बट हम यूज़ नहीं करते अपने आंसर्स में, राइट। ठीक है, तो इस पे ये तो हो गया, मुझे लगता है ये वाला पार्ट समझ में आ गया, राइट। अब चलते हैं लास्ट। हाँ। हाँ। हम्म। यार मैप्स तो मैंने भी लास्ट टाइम, जब मतलब जैसे पिछले वाले अटेम्प्ट में मैंने मैप्स नहीं डाले थे उतने ज़्यादा, इस बार मैंने मैप्स खुद ही से मतलब इस बार मैंने इंक्लूड किए। हर जैसे ये सब जो आप देख रहे हैं, ये सब मैप्स मैंने बाद में ड्रॉ किए हैं। बाकी चीज़ें पेन से लिखी हूँ, वो पेंसिल से इसलिए लिखी है क्योंकि मैंने बाद में ड्रॉ किए हैं उनको। कुछ नहीं करना है, जो एरिया आप पढ़ रहे हैं या जहाँ से पढ़ रहे हैं, वहाँ पे एक डायग्राम बना होगा बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा, उसको थोड़ा सिंपल बना के कर दीजिए, ख़त्म। बस बाउंड्री दिखा के शेड कर दीजिए, हो गया वो एक मैप तैयार। हाँ, 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 हाँ। तो वही तो एक खुद का इनोवेशन हो गया, बाकी नोट्स में नहीं है, वो अपने में है, तो इनरिच हो गया नोट्स। हाँ, 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 हाँ। नहीं, अब वही डिमांड ऑफ द क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। अब जैसे कहीं डिमांड क्वेश्चन में स्कोप ही नहीं है मैप बनाने का, वैसे हिस्ट्री में मिल जाता है मैप बनाने का स्कोप, लेकिन अगर नहीं है तो कैसे बनाएंगे। तब ज़बरदस्ती घुसाने का मतलब नहीं है, फिर वो एग्जाम में पता चलेगा ना ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। तो इससे अच्छा। हाँ, 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 हाँ। हम्म, हम्म। अब इसमें जैसे कई बार कुछ क्वेश्चंस थोड़ा अच्छा इंट्रोडक्शन मांगते हैं, जिसमें आपको थोड़ा उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताना होता है। उन क्वेश्चंस में थोड़ा सा उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को टच करते हुए
लेकिन फिर भी 4 to 5 लाइंस से ज़्यादा मत खींचिए, अदरवाइज क्या है ना, वो आपके क्वेश्चंस को जो आपको 4 पेज दे रहा है वो या 3 पेज दे रहा है वो इसलिए दे रहा है बिकॉज वो एनालाइज करने के लिए आपको उसके पॉजिटिव्स और काउंटर आर्ग्यूमेंट दोनों देने हैं वहाँ पे। तो आप अपने मेन बॉडी को उसके लिए कॉम्प्रोमाइज़ मत कर दीजिए कि अब तो ऐसा इंट्रोड्यूस करेंगे कि खुशी हो जाए, लेकिन फिर बाकी आगे क्या होगा, है ना। तो 4 to 5 लाइंस तक मैक्सिमम उसको कवर कर दीजिए। उसके बाद जो है उसमें, हाँ, इस तरह के क्वेश्चंस में ये ज़रूर गौर कीजिएगा कि क्वेश्चंस के कितने एस्पेक्ट आ रहे हैं, उसमें क्या आर्ग्यूमेंट के बाद काउंटर आर्ग्यूमेंट का कितना हमारे पास स्कोप है, क्योंकि बड़े क्वेश्चंस इसीलिए होते हैं बड़े, क्योंकि उसमें आपके पास स्कोप ज़्यादा होता है लिखने का, है ना। हाँ हाँ। क्या हो गया? हम्म। हाँ हाँ। जैसे आप एग्जांपल ले लेते हैं, ये हमारे में ही आया था 24 में, लेटर वैदिक और सॉरी अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक, ठीक है। थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करना शुरू कीजिए कि अर्ली वैदिक इस समय से शुरू होता है और इसके बाद फिर इस समय तक चलता है, और लेकिन विथ टाइम सोसाइटी इकॉनमी पॉलिटी ये शिफ्ट होती है लेटर वैदिक आते आते, जिसका टाइम पीरियड यहाँ से यहाँ तक है, और वो मेंशन बिलो, या फिर वो ऐसे मतलब चीज़ें ट्रांजिशन करती हैं, दैट वाज अ ट्रांजिशनिंग फेज। ठीक है, अब इसमें फिर जब आप नीचे आएंगे, ये इंट्रोडक्शन में आपने टाइमलाइन बता दिया, ट्रांजिशन के बारे में जिक्र कर दिया, अब वो ट्रांजिशन में क्या चेंजेस आने वाले हैं इसको आप मेन बॉडी में लेकर के आएंगे, है ना। तो जब मेन बॉडी में तो वही लिखना है ना, अगर आपने इंट्रोडक्शन में लिख दिया तो फिर रिपीटिशन शुरू हो जाएगा, फिर एग्जाम में लिखेगा अभी तो ऊपर ये चीज़ लिखे थे, जबकि वो चीज़ है आपके मेन बॉडी का पार्ट, वो वहाँ पे ज़्यादा रिलेवेंट होता। तो इंट्रोडक्शन में कोशिश कीजिए कि बस इंट्रोड्यूस हो, जैसे पता चले कि अच्छा आगे हम क्या करने जा रहे हैं, हाँ, इंडिकेट कर दिया आपने। हाँ, एक तरह से बैकग्राउंड हो गया, या उसको बैकग्राउंड ही कह लीजिए, जैसे इस क्वेश्चन में हमने बता दिया उसके बारे में, थोड़ा सा इलेबोरेट, हल्का सा इलेबोरेट कर दिया कि क्या है, कैसे वो शिफ्ट हुआ, क्या ट्रांजिशन था। अब नीचे हम आ जाएंगे उसके सोशल एस्पेक्ट्स, कल्चरल एस्पेक्ट्स, रिलीजियस एस्पेक्ट्स, जितने एस्पेक्ट्स हम खोल सकते हैं अपने आंसर्स में, है ना। हाँ, आगे मतलब एक ये इंट्रोड्यूस कर दें कि वो सोसाइटी चेंज हो रही थी, ये उसमें हमने बता दिया। अब उसमें भी हाँ, इसके बाद जब हम प्रायोरिटाइज करेंगे तो उसमें भी थोड़ा हमें ये ध्यान देना होगा कि जैसे उनके जो सिडेंट्री लाइफस्टाइल से वो क्या मतलब, सॉरी, पास्टोरलिस्ट से सिडेंट्री हो गया, मतलब एक थोड़ा क्रोनोलॉजी, जैसे कहते हैं ना पिरोते हैं, तो एक तरफ से ऐसा नहीं कि पहले ये बता दिया फिर वो बता दिया फिर से याद आया तो फिर विमेन बता दिया, ऐसा नहीं। थोड़ा सा एक क्रोनोलॉजी लेके चलिए, और थोड़ा सा एक वो लेके चलिए, क्या कहते हैं, प्रायोरिटाइजेशन, कि आप प्रायोरिटी किस पॉइंट को पहले दे रहे हैं। हाँ हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट से कम इंपॉर्टेंट तक, ताकि अगर लास्ट में आपकी वर्ड लिमिट ब्रीच हो रही हो या टाइम कम बच रहा हो, तब तक इंपॉर्टेंट सब कुछ कवर हो चुका हो। हाँ हाँ हाँ। हम्म हम्म हम्म। अब मैं इसका एक तरीका बताता हूँ जो मैंने भी यूज़ किया था। हालांकि एक डिबेट ये भी होती है कि कितना उसको जीएस की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने ऑप्शनल के आंसर्स को, बट कहीं कहीं पे मुझे ऐसा फील होता है कि उससे अच्छा रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकता, जैसे इस क्वेश्चन में। अब आपको कंपैरेटिव एनालिसिस बनाना है, मान लीजिए ये आपका वेट अ सेकेंड, मान लीजिए ये आपका पेपर है, ठीक है। मैंने क्या, ये एक सेकेंड, ये मैंने क्या किया ना, इसको ऐसे बीच से डिवाइड कर दिया, जो हम करते हैं डिफरेंशिएट। अब यहाँ पे एक पॉइंट लिख दो, लिख दिया, जैसे सोसाइटी, अरे वाह एक सेकेंड, यहाँ आ गया सोसाइटी, ठीक। अब यहाँ पे इसका एक पॉइंट, इसका एक पॉइंट, फिर रिलीजन, इसका एक पॉइंट, इसका एक पॉइंट। हाँ, मतलब इसको यहाँ पे ऐसे तो जैसे हम जीएस में इसको वो करते हैं थोड़ा सा डायग्रामेटिक फॉर्म में, तो ये क्या है, ये सीधे सीधे डिफरेंशिएट कर दिया दोनों को हमने, और उतना ज़्यादा रिपीटिशन भी नहीं हुआ, नहीं तो कैसे लिखेंगे कि उस समय सोसाइटी ये थी फिर उस समय सोसाइटी ये थी, कॉन्टिन्यूटी भी टूट जाएगी उसमें। तो हाँ, सेंटेंस बड़े हो जाएंगे। इसमें क्या है, आपके पास 3 पेज भी अगर आप जाएंगे तो मल्टीपल टॉपिक्स इस तरह से आप कवर कर सकते हैं, सोसाइटी, रिलीजन, लाइफस्टाइल, और मतलब क्या कहते हैं, विमेन के रिस्पेक्ट में हो गया, तो हर चीज़ इस तरह से कवर कर सकते हैं।
तो ये हो गया। ठीक है, अब आते हैं, ये सब तो देख लीजिए, यही है सारी जो चीज़ें हमने डिस्कस की, ये वही सब है। देख रहे हैं ऑरेंज में पीजे मार्शल ने क्या कहा, बीबी चौधरी ने क्या कहा, ज्योतिदार थीसिस क्या है। ये सेकंड फेज के नोट्स कंप्लीट। अब ये देखिए, अब सेल्फ स्टडी हिस्ट्री को कैसे यूटिलाइज करना है और कैसे उसमें खोना नहीं है, डूबना नहीं है। आपको एक सरसरी निगाह, जब और ये तब देखना है हमें, हम कोशिश तब करेंगे जब उस टॉपिक को हम पढ़ चुके हों। एक तरह से शुरू करेंगे तो सब नया लगेगा, लगेगा सब कुछ नहीं आता है, चलो सब पढ़ना पड़ेगा, वो मत कीजिएगा। इस पे तब जाइए जब एटलीस्ट आपका रिवीजन उस टॉपिक का हो चुका हो। ठीक, अब जैसे ये क्वेश्चन आया कि इवेलुएट द ओनरशिप ऑफ लैंड इन एंशिएंट इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ लिटरेरी एंड एपिग्राफिक सोर्सेज। अब ये लिटरेरी और एपिग्राफिक सोर्सेज हम पढ़ते ही नहीं है ज़्यादातर, क्या है हमारे उसमें, तो इसमें खोजिए। पहले तो देखिए, एक सरसरी निगाह हमने मार ली, हम क्योंकि हम रिवाइज कर चुके हैं, एक सरसरी निगाह मार ली, ओके इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, ऐसे बताया, फोकस एक्सेसिंग एविडेंस, कम्युनल कॉपरेट ओनरशिप। तो यहाँ कुछ नया या वैसा नहीं मिल रहा है हमको। अब यहाँ से इन्होंने देना शुरू किया आर्ग्यूमेंट्स। तो इसमें हमें एक, जिसे कहते हैं, सरसरी निगाह से देखना है, और जो भी चीज़ें हैं उसको पॉइंट आउट कर लेना है। जैसे धर्मशास्त्र हो गए, उसको यहाँ से कोट कर सकते हैं हम, मनुस्मृति यहाँ से कोट कर सकते हैं, और इनका व्यू क्या था वो देखते हुए आगे बढ़ गए। सिमिलरली रॉयल ओनरशिप पे क्या क्या था, तो मेगास्थनीज ने क्या बोला, लैंड इन इंडिया ओन्ड बाय किंग। ठीक, इसी तरह से जो चीज़ें हम कोट कर सकते हैं, बस उसको उसको हाईलाइट करके आगे बढ़ जाना है। और रिवीजन भी जब हम करेंगे या फिर जब अपने वैल्यू एडिशन करेंगे तो इन्हीं पॉइंट्स को लिखना है, ज़्यादा कुछ लिखना भी नहीं है। तो ये हुआ। इसी तरह से ये देखिए, जितने सोर्सेज हैं सिर्फ वही इंपॉर्टेंट है, और वो क्या कह रहे हैं उससे रिलेटेड मुश्किल से एक लाइन। एलैबोरेट करने में तो हम तेज है ना, वो तो हम खुद भी कर सकते हैं अगर पॉइंट पता हो तो ये अप्रोच पूरे में रहेगा। देखिए, देख रहे हैं इतने पेजेस हैं, बट हाईलाइटेड जितना है उतना ही। और लास्ट टाइम में जब मुझे देखना होगा, मैं सिर्फ यही देखूंगा जो इस कलर से है। अब ये जैसे देखिए, ये ना केव पेंटिंग्स, इस टाइप की छोटी छोटी पेंटिंग्स भी आप इनोवेशन के लिए बना सकते हैं, कि जैसे हंटिंग सीन्स दिख रहे हैं तो क्या हुआ। हाँ, तो वो चीज़ें हैं, वो तो आप मतलब मुझे लगता है करते भी होंगे अपने आंसर्स में, तो वो अभी भी कर सकते हैं। तो मेनली यही है। अरे यहाँ बीच में क्रिएटिविटी भी आ गई। तो कुछ आइडिया लग रहा है कैसे कैसे जाना है इसमें, क्या अप्रोच रहनी है इसमें। तो नोट्स मेकिंग के बाद आंसर्स तो हमने डिस्कस कर लिया, आंसर्स कैसे क्या स्ट्रक्चरिंग रहेगी उसकी। मैं अपने भी आंसर्स कुछ दिखा देता हूँ आपको। हाँ हाँ। हम्म। उस देखिए, या तो स्मार्टली हाईलाइट कर लीजिए कि वो नोट्स पढ़ने में टाइम ना लगे। हाँ हाँ हाँ। उसमें से देखिए, लेकिन फर्स्ट रीडिंग में मत बनाइएगा, वही मैंने जो कहा, एक नई बुक तैयार हो जाएगी आपकी उतनी ही मोटी। तो एक दो बार रिवाइज कर लीजिए, उसके बाद सिर्फ उसमें से वो चीज़ें लिखिए एक सिंगल लाइन में। जैसे आपने एक पेज पढ़ा, उसको आधे पेज में उसको समअप कर लेना है। अभी उस तरह के नोट्स पे भी आएंगे, अभी तो ये नॉर्मल वाले नोट्स चल रहे हैं। ये जैसे नाजिज्म का था, वर्ल्ड हिस्ट्री के नोट्स हैं। ठीक है, इसमें हाँ ये भी एक टेक्निक होती है कि अगर आप बना नहीं पा रहे नोट्स, तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसकी लास्ट में फ़ोटोज़ खींच के एक जगह कंपाइल कर ली, सॉरी, एक जगह कंपाइल कर लीजिए, जैसे ये किया गया है ना। हाँ हाँ हाँ। ये तो नोट्स आपके जो, और जो बेसिक नोट्स हैं उसी के शॉर्ट फॉर्म है ये। इसके लिए कोई अलग से बुक पढ़ के नोट्स नहीं बनाना है। जो आप जिस जिस स्टैंडर्ड बुक से पढ़ रहे हैं या जिस नोट से आप नॉर्मली पढ़ रहे हैं, उसी को आपने एक तरह से शॉर्टन करके वो चीज़ें लिखी हैं कि आप उनको कम टाइम में रिवाइज कर सकें, है ना। तो ये इसके लिए अलग से कुछ नहीं है। जैसे देख रहे हैं ये एग्जाम्पल्स ऑफ अपीजमेंट, तो इस तरह छोटे छोटे में एक एक लाइन में, दो दो लाइन में लिख दिया, और इस तरह से उसको लास्ट टाइम में आप एक ही इस तरह से। मैं तो इनफैक्ट रिवीजन के लिए जो नोट्स बनाता था वो हॉरिजॉन्टल,
वर्टिकल बनाते ही नहीं थे, हॉरिजॉन्टल, ताकि कम पेजेस में ज़्यादा चीज़ें कवर हो जाएं। तो आई गेस इसका आइडिया लग गया। अब थर्ड वाले फॉर्म पे चले। अच्छा हाँ, ये देखिए, ये डायग्राम है जैसे वेस्ट एशियन क्राइसिस, निगलेक्टेड टॉपिक है, लेकिन जैसे हमने मेडिवल और मॉडर्न में, एंशियंट में बोला था कुछ टॉपिक निगलेक्टेड है। अब यहाँ पे भी वर्ल्ड में भी कुछ ऐसे टॉपिक्स आते हैं, जैसे वेस्ट एशिया है, उसमें जीएस में भी थोड़ा फोकस हो रहा है। अब वेस्ट, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में इस पे भी क्वेश्चंस आने वाले हैं हिस्ट्री ऑप्शन में। अब इसमें ये क्या है, इजराइल बना दिया छोटा सा, इसमें कुछ चीज़ें मेंशन कर दी, इजिप्ट का एरिया दिखा दिया, कोई बहुत टिपिकल डायग्राम नहीं है, आसानी से बन सकता है ना। ये जैसे ब्राज़ील है, ये लिबरेशन ऑफ कॉलोनियल रूल की अगर बात करें तो ब्राज़ील है। ये हालांकि थोड़ा मैंने ज़्यादा डिटेल कर दिया था, हो जाता है ना कभी कभी करने लगते हैं तो लगता है कि जितना दिखा दें, बट सिंपल रखिए जितना मैं ये कह रहा हूँ, उससे इजीली ड्रॉ हो जाएगा टाइम बाउंड मैनर में। ठीक है, अब मुझे लगता है आना चाहिए उस पर, लास्ट टाइम के नोट्स पे। ये हैं लास्ट टाइम के नोट्स, कुछ ऐसे से दिखते हैं जो सिर्फ आपको समझ में आएंगे, वो दूसरा कोई अगर समझ लिया तो ये आपके स्किल्स पे क्वेश्चन उठा देगा। ठीक है, इसमें बेसिकली कुछ नहीं है, जैसे कोल्ड वॉर है वो इतने में ख़त्म हो जाएगा, ठीक। इस तरह कोरियन क्राइसिस है वो इतने में हो गया, या कोल्ड वॉर का अगर मान लीजिए पूरा ही चल रहा है तो कोल्ड वॉर पूरे में इतने में आपने हर चीज़ लिख दी, उसके हर डिफरेंट फेज, चाहे वो डिटेंट हो, चाहे जो भी फेजेस थे वो सारे इसी में आपने लिख दिए। एक क्वेश्चन इस बार आया था, याद होगा, यूरोपियन यूनियन के फॉर्मेशन और उस पे, उसके भी नोट्स मेरे इसी तरह थे, और मैंने वहाँ पे कुछ नहीं किया, वो जितने पॉइंट थे 10-12 पॉइंट इसी तरह से मेंशन थे बॉक्सेस में, वही लिख लिख के बैग एक के बाद एक लिखते लिखते उसको सबको एक्सप्लेन करते चले गए, हो गया। सेकंड नोट ठीक है। तो ये इस तरह से मतलब लास्ट टाइम वाले नोट्स रहते हैं, और ये फोटो फोटो खींचने वाला जो तरीका है देख लीजिए। हाँ, ये जैसे रिफॉर्म एक्ट है, यहाँ लिख दिया उसके बारे में सिर्फ डेटा, जैसे पॉपुलेशन इतनी थी, क्या क्या था, सब कुछ एकदम कोड लैंग्वेज में जो आप समझ सकें बस। सिग्निफिकेंस क्या था, 5 सिग्निफिकेंस हो गए, लिमिटेशन क्या था, 5 लिमिटेशन हो गए। यहाँ नेक्स्ट चीज़ आ गई, चार्टिस्ट मूवमेंट आ गया, फिर यहाँ पे इतने में चार्टिस्ट मूवमेंट ख़त्म। ठीक है, और हाँ, ये कोशिश ज़रूर कीजिए कि इंट्रोडक्शन और कंक्लूज़न, अगर बहुत ओवर नहीं करना है, बट आपके हर आंसर में एटलीस्ट 1-2 हिस्टोरियन आ जाए, और हर टॉपिक, अब ये भी नहीं करना है कि पता चला एक ही टॉपिक पे 10 हिस्टोरियन हमने रट लिए, कोई कोई मतलब नहीं है, मुश्किल से आप 1 या 2 लिख पाएंगे, वो भी जब मौका मिलेगा तो। बट नोट्स जब बना रहे हैं तो कोशिश कीजिए जो भी एक टॉपिक है इसमें 1 या 2 हिस्टोरियंस के कुछ स्टेटमेंट आपके आ जाएं। जैसे यहाँ पे है कंक्लूजन, जॉन डेनियल ने कहा, क्या कहा इसके बारे में, है ना। ये इससे आप कंक्लूड कर सकते हैं, इससे आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, तो वो एक अच्छा इम्पैक्ट डालता है। इसी तरह से देखिए अमेरिकन सिविल वॉर, ये भी इतने में सम अप हो गया। तो ये आपके लास्ट टाइम के नोट्स हैं, जो कि कई बार मिक्स भी हो सकते हैं डिफरेंट फोटो मेथड से और इससे। ठीक है, अब चले आते हैं आंसर्स पे। कुछ बचा है पूछना? हाँ, हाँ बताइए। अच्छा, दिखाना वो, ओके। तो ये है जैसे इंट्रोडक्शन, पहली बात तो क्वेश्चन ये आ गया, फिर इंट्रोडक्शन जैसा मैंने कहा 4-5 लाइंस, 1 2 3 4 5 में कंप्लीट हो गया। इसके बाद हालांकि ये मेथड मैं नहीं रिकमेंड करूँगा, मैं इसमें लिखता था क्योंकि ये आप इस मेथड को तब यूज़ कीजिए जब टाइम क्रंच आ जाए, क्योंकि ये मेथड थोड़ा सा जो है ना आपका जीएस वाला अप्रोच है। तो पॉइंटर्स में भी लिखना है तो आई वुड से लाइक दिस, 1 2 3 इस तरह, या 1 2 3 करके इस तरह कीजिए, दैट वुड बी अ बेटर वे टू प्रेजेंट। तो इसमें क्या इन डिटेल जाएं या फिर स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? ठीक है, अब जैसे देखिए ये क्वेश्चन क्या है, पहले तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878 was designed for better control of the vernacular press and to empower the government with more effective means of punishing and repressing the seditious writing critically examined. तो provisions for better control ये पहले आया, इसके बाद did they succeed, ये काउंटर व्यू देगा, या फिर ये बताएगा कि एफिशिएंसी रही या नहीं रही, एक एनालिसिस का जो पार्ट आ गया
वो इससे आ गया कि डिड दे सक्सीड। तो यहाँ पे जो हमने काउंटर आर्ग्यूमेंट्स दिए कि एक सेकंड कहाँ चला गया, हाँ, कि किस तरह से वहाँ पे इंटेलिजेंशिया सक्सीड नहीं करने दिया उनको, या क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स हमने यहाँ पे काउंटर में दिए। अफेक्टेड वर्नाकुलर प्रेस टू द सेम एक्सटेंट अकॉर्डिंग टू द प्रेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया ब्रिटिश रेज 5 लाख इन 5 ईयर्स। अब ये वहाँ का है डेटा है, हाँ, स्पेक्ट्रम का भी डेटा है, ये वहाँ पे भी दिया हुआ है, क्या कहते हैं, SSH में भी, PYQs में। तो इस तरह से आर्ग्यूमेंट काउंटर आर्ग्यूमेंट बैलेंस करते हुए आगे बढ़ना है। सिमिलरली ये भी है, जैसे यहाँ बढ़ गया थोड़ा, ये देखिए यहाँ पे भी क्रिटिकली एग्जामिन पूछा है। तो अरे यार क्या हो रहा है ये, फर्स्ट फेज, फिर सेकंड फेज आएगा उसी का काउंटर, फिर कंक्लूजन। कंक्लूजन में ये चीज़ अवॉइड कीजिए जो लास्ट में गौचपच हो जाता है, वो दिखाता है कि आप टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं या स्पेस मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो वो चीज़ करेंगे तो थोड़ा बेटर, एक प्रेजेंटेशन बेटर हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर ओवरऑल थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है ना, कि आर्ग्यूमेंट, काउंटर आर्ग्यूमेंट, कंक्लूजन, इस तरह से रहेगा। हम्म, हम्म। पहली बात तो जो, अच्छा हाँ, पहले आप कंप्लीट कर लीजिए, सॉरी। देखिए जो मैं करता था और जो तरीका मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिव है, वो ये है कि आप जो चीज़ पिछले दिन पढ़ी है, अगले दिन की शुरुआत एटलीस्ट उसके मेन पॉइंट्स को रिवाइज करते हुए कीजिए। जैसे आपने पिछले दिन कोई टॉपिक पढ़ा या कोई भी आपने टॉपिक कवर किया, नेक्स्ट डे नया स्टार्ट करने से पहले मानता हूँ बहुत बोरिंग लगेगा कि दिन की शुरुआत कर रहे हैं पढ़ने की पुरानी चीज़ से, तो मज़ा नहीं आता है, लगता है कुछ नया नहीं पढ़ा। अगले 1-2 घंटे तक ऐसा ही फील होगा, कुछ नया नहीं पढ़ा। लेकिन अगर आपने नेक्स्ट डे वो कर लिया, तो वो आपके जैसे कहते हैं ना परमानेंट मेमोरी, उसमें सेटल होने लगता है, क्योंकि आपने लास्ट डे भी वही किया, फिर नेक्स्ट डे किया। और एक आइडियल आइडियल जो तरीका होता है वो तो ये होता है कि 1 वीक बाद भी अगर आपको मौका मिले तो कर लीजिए। तो ये एक तरीका आप रख सकते हैं ताकि पिछले वाले से लिंक ना टूटे और आगे भी चीज़ें कनेक्ट हो सकें। ठीक है, तो आंसर्स तो इसी तरह कई सारे आंसर्स हैं, ये मैं शेयर कर दूंगा, आप लोग अगर देखना चाहें देख सकते हैं। आंसर्स के बाद हाँ बताइए। ये देखिए, एक एक सेकेंड जस्ट, इस तरह हेडिंग भी दिया जा सकता है जब आप काउंटर व्यू प्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ काउंटर व्यू सीधे लिख दीजिए, काउंटर व्यू क्या है, ताकि एग्जाम अभी क्या था, अभी छुपा हुआ था बाकी जगह, लोगों मतलब एग्जामिनर को पता नहीं चला कि अच्छा आपने काउंटर आर्ग्यूमेंट भी दिया है। इस तरह से मालूम पड़ जाएगा कि अच्छा यू आर ऑल्सो प्रेजेंटिंग ए काउंटर आर्ग्यूमेंट। हाँ आप कुछ कह रहे थे। हम्म, हम्म। मैं कंक्लूजन्स तभी स्किप करता हूँ या करता था जब मेरा टाइम ही मैनेज ना हो पा रहा हो, जब मुझे लगे कि अगर इसका कंक्लूजन लिखूंगा तो अगला क्वेश्चन छूट जाएगा। अदरवाइज आई वुड सजेस्ट कि कंक्लूजन लिखना एक अच्छी चीज़ है, बिकॉज वो आपके आंसर को समराइज कर देता है। और जैसे हम आर्ग्यूमेंट और काउंटर आर्ग्यूमेंट दोनों दे रहे हैं, तो कुछ एक समरी तो आए लास्ट में, कि मान लीजिए अगर हम मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट की बात करें कि क्या मॉडरेट्स फेलियर थे, एक क्वेश्चन ये आता है, तो हमने उसमें फॉर में दिया, अगेंस्ट में दिया। अब लास्ट में ये तो कह दें कि अगर हमने छोड़ दिया फिर तो एग्जामिनर कहेगा क्या इसका क्या मतलब हुआ, हाँ फॉर या ये थे कि नहीं थे ये तो बताओ। तो लास्ट में ये कह दीजिए कि भले ही कुछ फेलियर्स उन्होंने देखे, बट उन्होंने फाउंडेशन भी बनाया फॉर द अपकमिंग एक्सट्रीमिस्ट्स, जिसकी वजह से हम उनको कंप्लीट फेलियर नहीं मान सकते। तो इस तरह से एक अच्छा सा कंक्लूजन हो गया, मध्यम मार्ग हमने अपना लिया। तो इसलिए कंक्लूजन बहुत ज़रूरी होता है। तो इतनी चीज़ें थी जो मैं अपने साइड से मुझे लगता है। हाँ, इसके बाद कुछ मिस्टेक्स की बात कर लेते हैं जो अवॉइड करने की कोशिश कीजिए तो रास्ता आसान हो जाएगा। पहला तो अपने नोट्स कंसाइज कर लीजिए। अगर, क्योंकि मेरे साथ सबसे बड़ी जो मुझे चैलेंज मुझे फेस हुआ, वो मैं चाहता हूँ आप ना फेस करें, वो यही था कि नोट्स कंसोलिडेशन। मेरे पास बहुत सारे नोट्स थे, इनफैक्ट
जब कार से जाता था एग्ज़ाम देने तो मैं 5-6 नोट्स लेके जाता था ताकि रिवाइज कर सकूं, हालांकि उतना हो नहीं पाता था। तो इट विल बिकम ईजियर फॉर यू इफ़ यू विल हैव अ कंसोलिडेटेड नोट्स। दूसरा, हिस्ट्री में रिवीजन बहुत ज़रूरी है, आप छोड़ेंगे तो भूलेंगे। एंड थर्डली, जो आपका, जो मैंने बताया कि कोट कोट करने वाली चीज़ें हैं, उनके लिए जो थर्ड फेज़ का नोट्स है उसको ज़रूर बना लीजिएगा, क्योंकि लास्ट एग्ज़ाम से जस्ट पहले अगर आप उसको भी देख के चले जाएंगे तो आपका काम हो जाएगा, वो रिवीजन हो जाएगा आपका। और फोर्थ, मैपिंग को हमको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है, सीधे सीधे 50 मार्क्स वहाँ से आते हैं। उसमें हम जितना अच्छा स्कोर कर सकते हैं उतना बेटर है। और मैंने जितने भी लोगों के अच्छे स्कोर देखे हैं पेपर वन में, उन्होंने कहीं ना कहीं मैपिंग में अच्छा स्कोर किया था। इनफैक्ट 280s वाले भी लोगों से मेरी बात हुई मेरे साथ जिनका सिलेक्शन हुआ है, और 300 के ऊपर वालों से भी बात हुई, तो मैपिंग पे सबका बहुत अच्छा कमांड था। तो मैपिंग इज़ अ प्रैक्टिस गेम, गेम ऑफ प्रैक्टिस, और वो मैथ्स की तरह नंबर देता है। तो इतनी सारी यही चीज़ें हैं, अगर ये हो जाती हैं तो इशू नहीं आना चाहिए आई फील, और आसानी से चीज़ें टैकल हो सकती हैं। अब आपके अगर कुछ डाउट्स हों तो आप पूछ सकते हैं। बताइए बताइए बताइए। क्या हो जाता है? हाँ हाँ, आप देखिए, सिटिंग्स तो थोड़ा बढ़ानी पड़ेंगी। अ, आप सिटिंग मतलब देखिए, बात ये है ना, सिलेबस उतना ही है, आप कितने टाइम में कवर करते हैं ये आपके ऊपर है। अब आप 1 साल में उतना कर लें तो वेल एंड गुड, 2 साल में करें, या वही है ना, जितने सालों में आप करना चाहें, करना उतना ही पार्ट है। तो उसको अपना टाइम आपको इस तरह से मैनेज कर सकते हैं कि जिनके आपके पास आपको फील होता है टॉपर्स के नोट्स जो हैं, अगर आपको लग रहा है कि एक बार पहले रिवीजन कर लीजिए, उसके बाद देख लीजिए कि कोई टॉपर जैसे श्रुति शर्मा मैम के नोट्स हैं, अगर आप देख रहे हैं आपको लग रहा है मोर और लेस चीज़ें कवर्ड हैं इसमें, बस कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं इसमें ऐड ऑन अपने नोट से करना चाहता हूँ, तो उसी में ऐड ऑन कर लीजिए। आपका एफर्ट थोड़ा वहाँ कम हो जाएगा, और रिवीजन भी आप कर पाएंगे आसानी से, और आपका टाइम भी बच जाएगा। तो ये एक चीज़ कर सकते हैं, क्योंकि आप बता रहे हैं ऑलरेडी आप नोट्स उनसे उनके अच्छे लगते हैं आपको, तो वेल एंड गुड। और कुछ? हम्म हम्म हम्म। राइट राइट राइट। अच्छा, पावर नैप्स का कॉन्सेप्ट आप लोग जानते हैं, अवेयर हैं उससे? तो वो बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं उसको, मतलब 20 मिनट से ज़्यादा का मत लीजिए, अदरवाइज़ वो स्लीप हो जाता है, दिमाग बंदी हो जाता है ना। पावर यहाँ से जाने के बाद मैं आपका थोड़ा सा, हमारे हिस्ट्री से अलग है लेकिन ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस पर बात कर लेते हैं। 8 घंटे आप यहाँ दे दिए, 8 आवर्स आपने यहाँ दे दिया, उसके बाद जाके कुछ लंच या जो भी आपको करना है वो करके 20 मिनट या आधे घंटे का पावर नैप लीजिए, फिर से दिन एक तरह से नया स्टार्ट कर सकते हैं आप। और उसके बाद अगर आपने 3 से 4 घंटे या 4.5 घंटे भी आपने पर डे दे दिया, तो आई वुड से बहुत है, मतलब उसमें आपका ऑप्शनल टैकल हो जाएगा। जब मैंने आपको अभी बोला कि आप अभी थोड़ा 60-40 कर लो, इनका 3 महीने में, यार अब तो उससे भी कम टाइम बचा है, उसमें टैकल हो रहा है, तो आपके पास तो अभी 7 महीने हैं, तो आपने 3 आवर्स दे दिए डेली, तो अच्छा कवर हो जाएगा, है ना। हम्म। हाँ हाँ। ओके। हाँ हाँ। हाँ हाँ। हम्म। हाँ हाँ। वो सीख, देखिए मैंने इसीलिए कहा कि पावर नैप इज समथिंग जो आपको सीखना पड़ता है। पावर नैप लेना कई बार हमको नहीं आता, हम सिर्फ सो जाते हैं। वो लंबी स्लीप, और लंबी स्लीप अगर आपने ले ली तो फिर वो एग्जॉशन रहेगा, फिर वो आपका कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। पावर नैप 20, मैं अपना अगर बताऊं, तो जैसे सबका अपना होता है कि खाना खाने के कुछ टाइम बाद जैसे ही ग्लूकोज ब्लड में आता है वैसे ही आलस आने लगता है। अपने पावर नैप का टाइम ही वही रखिए, जब आपका ये वाला फेज जैसे ही स्टार्ट हो, आलस आए, वैसे ही आप चले जाइए। 20 मिनट्स या 22 मिनट्स का लगा करके 22 मिनट्स में उठ जाइए। आपका क्योंकि 1-2 मिनट तो आपको नींद में जाने में ही लगेगा, आधी नींद से उठ जाइए। थोड़ा तकलीफ होगी बट यू विल फील वेरी फ्रेश आफ्टर दैट। तो इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसको मैं जैसे मेरा 4 PM का लंच टाइम था, मुझे पता है थोड़ा गड़बड़ है, बट था।
तो 4 पीएम से मुझे पता था कि 1.5 घंटे बाद मुझे नींद आने वाली है, तो मेरा पावर नैप का टाइम ही था 6 बजे। मैं 6 से 6:30 मुझे सोना ही है उस टाइम पे, और मैं 6 से 6:30 पावर नैप लिया, उठ गया। उसके बाद अपना फिर 6:30 या पौने 7 से स्टार्ट हुआ, 11 तक चलेगा डिनर तक। तो ये है। और कुछ? हाँ बताइए। हम्म। देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री में अगर मैं नोट्स की बात करूं, बुक तो नॉर्मल लो है लेकिन वो थोड़ी एग्जॉस्टिव हो जाती है ना। अगर नोट्स की बात करूं तो राशिद यासीन सर ने सही ठीक ठाक उसको कंसोलिडेट किया है। बालियान सर ने भी टॉपिक वाइज कंसोलिडेट किया है। तो कोई एक नोट्स पकड़ सकते हैं और उसके बाद उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, वो भी फर्स्ट रीडिंग के बाद अगर आपको कुछ लगता है तो। हाँ। नोट्स देखिए, इनफ की बात आपको तब पता चलेगी जब आप पीवाईक्यूज देखेंगे। आपने नोट्स पढ़ लिए, अब आप पीवाईक्यूज देख रहे हैं, उससे अगर आंसर्स टैकल हो जा रहे हैं तो इनफ है। नहीं हो रहे हैं तो फिर आपको ऐड ऑन करने की ज़रूरत है। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे जो वर्ल्ड हिस्ट्री में कुछ क्वेश्चंस हमारे मलायन पेनिनसुला से आते हैं या इंडोनेशिया से रिलेटेड आते हैं, वो कई बार नोट्स में नहीं रहते। तो वो मुझे कब पता चला? जब मैंने पीवाईक्यू एनालिसिस सेल्फ स्टडी हिस्ट्री वाला देखा। अब उसके में एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, तो वो चीज़ें मैंने वहाँ से ऐड ऑन कर ली, है ना। तो आपको ये पता तब चलेगा जब आप पीवाईक्यूज देखेंगे कि टैकल हो रहा है या नहीं, है ना। तो ये है। हाँ हाँ, ले आइए। एक सेकेंड। अच्छा, ये तो पूरा मतलब अभी स्पेक्ट्रम टाइप का ही है ना, छोटा स्पेक्ट्रम। हाँ हाँ। देखिए अगर आप बात करें लास्ट टाइम के नोट्स जो हमें चाहिए होते हैं, तो उसमें ये पॉइंटर्स प्लस हिस्टोरियंस और कोटेबल थिंग्स जो हम कोट कर सकते हैं वो चीज़ें रहती हैं। तो अगर वो इसी में ऐड ऑन कर लेते हैं तो वेल एंड गुड है। फिर और किस चीज़ की ज़रूरत है ना। बस थोड़ी जगह छोड़िए ताकि आप इस नोट्स को अरेंज, हाँ, ऐड ऑन कर सकें कुछ, क्योंकि इसमें तो जगह ही नहीं है ना, बिल्कुल एकदम कंसाइज है। हाँ हाँ, वो आप अपने हिसाब से कर लीजिए। इसी टाइप का तो आपने अभी यहाँ पे भी देखा ना, जो मेरे नोट्स थे, कुछ इसी टाइप के वो भी हैं। बस अब इसमें आप कुछ चीज़ें हाईलाइट कर लीजिएगा, जैसे की टर्म्स जो हैं। हाँ, रिवीजन के टाइम पे की टर्म्स हाईलाइट कर लीजिए ताकि आपको लास्ट मोमेंट पे जब रिवाइज करना हो तो आप सिर्फ पलट लें। सही है। इसको ले लीजिए। यार पीएचडी तो अब देखिए, क्योंकि आई विल बी ज्वाइनिंग एफसी, सो पीएचडी तो मुझे बीच में छोड़नी होगी। बट मैं ट्राई कर रहा हूँ कि पहली बात तो क्रेडिट मैं अपना कोर्स वर्क कंप्लीट करूँगा। उसके बाद फिर मैं ट्राई कर रहा हूँ, देखते हैं क्या हो सकता है आगे कंटिन्यू करने का। हाँ हाँ हाँ। हम्म। यार हाँ। अरे एक तो हिस्ट्री बदनाम भी है ना, थोड़ी सी हिस्ट्री आप किसी को बताएं तो मैंने किसी सेलेक्टेड कैंडिडेट को ही मैंने शेयर किया था अपने साथ। तो कह, अरे प्रभु आप महान है, इतना बड़ा सब्जेक्ट कैसे ले लिया। तो हिस्ट्री लेंदी है, और मार्क्स के साथ थोड़ा सा हिस्ट्री में ये है ना कि हम जीएस जैसे आंसर लिख देते हैं। प्लस अब जो हिस्ट्री वो थोड़ा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैंने भी डिस्कशन किया कुछ लोगों से, तो एक रेंज पे आके लोग रुक जाते हैं। उससे ऊपर अगर जाना है तो हमें वही वैल्यू एडिशन और थोड़ा डेटा एंड फैक्ट्स बढ़ाने होंगे अपने आंसर्स में, आर्ग्यूमेंट्स बढ़ाने होंगे, हिस्टोरियंस के नाम बढ़ाने होंगे, ताकि वो डिफरेंशिएट कर पाएँ कि ये एक ऑप्शनल वाले की कॉपी है, जीएस वाले की नहीं। पहली चीज़। दूसरी चीज़, डिमांड ऑफ द क्वेश्चन जो है उसको अच्छे से एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। कई बार हम क्या करते हैं कि जो हमें पता होता है वो लिख के आ जाते हैं, क्या पूछा है वो हम ध्यान नहीं देते, है ना। और इनोवेशन, एक चीज़ मैं दिखाना चाह रहा था आपको, वो मैं एक सेकेंड, क्योंकि वो एक ऐसा चीज़ थी ना जो मैंने अपने नोट्स में इंक्लूड किया था, और वो मैं एग्जैक्ट अपने आंसर शीट में उसको बना के आया। आई फेल्ट रियली गुड अबाउट इट। मैंने कहा हाँ यार, ये सही डिसीजन था। एक सेकेंड। आई होप वो इसमें हो।
हम्म, लगता है नहीं है। चलिए छोड़िए। बेसिकली वो क्या था, जैसे एक डायग्राम आया था मेगालिथ से रिलेटेड। तो उसमें जितने भी टाइप के मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, डोलमेंस हो गए, मेनहिर्स हो गए, सिस्ट्स हो गए, वो सारे मैंने अपने नोट्स में भी उसके बना रखे थे। और वो आया तो मैंने जैसे अगर ये पेज है, ये जैसे अगर पेज है, तो इसमें इतना पार्ट डिवाइड ही कर दिया। इतने में एक्सप्लेन किया पॉइंट, इतने में उसका डायग्राम, इतने में एक्सप्लेन किया, उतने में इसका डायग्राम, इतने में एक्सप्लेन किया, यहाँ पे डायग्राम। तो ये छोटे मोटे इनोवेशंस अपन हम अपनी तरफ से भी कर सकते हैं। तो ये भी। हाँ हाँ हाँ, उस तरह का भी एक डायग्राम, उसमें कुछ नहीं, सिंपल डायग्राम्स है, ऐसे आपने बनाया, कुछ ऐसे टाइप का खड़ा कर दिया। और वैसे एकदम एग्जैक्ट होना ज़रूरी तो है नहीं। एक ये हो गया, या फिर आपने एक डायग्राम बनाया, कोई स्टिक, उस समय स्टिक फॉर्म में ही तो इंसान दिखाए जाते थे। कुछ ऐसा भाला टाइप का बना दीजिए कि भाई हंटिंग सीन है, नीचे लिख दीजिए सील डिपिक्टिंग हंटिंग सीन। तो वो क्या है, थोड़ा सा डायग्रामेटिक एक रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, तो वो सही रहता है, इनोवेटिव हो जाता है थोड़ा सा। तो ये चीज़ें हैं। और कुछ? मैंने तो पूरा वो उसमें बताया था। हाँ, ये हमने अभी डिस्कस किया था ना। हाँ, तो उसमें सितंबर से स्टार्ट करने का बोला था। उससे पहले जो आप सेक्शनल या तो पीवाईक्यूज लगाइए या फिर टेस्ट सीरीज लगाइए। एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस हम बात कर रहे थे, डेली आपके पास होने चाहिए जो आप टॉपिक पढ़ रहे हैं उससे, कम से कम। तो ये चीज़ अगर करें, क्योंकि क्या है ना, उस समय से आप क्वेश्चंस लिखने लगेंगे तो सिलेबस कवर नहीं हो पाएगा, अगर कवर नहीं किया है अभी तक तो। हाँ 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 हाँ, राइट। कन्वर्ट आईएएस मैंने यूज़ किया था। तो वो क्या है उनके साथ, क्योंकि मैंने वहाँ पे मतलब देखा कि आप अपना अपलोड कर दीजिए, 1-2 दिन में वो दे भी देते हैं। CONRT, कन्वर्ट आईएएस। तो इनका इवैल्यूएशन सही है ये, मतलब अपना उसी दिन आप अपलोड करिए, 1-2 दिन में दे देते हैं। ऑप्शनल भी इनके पास, हिस्ट्री ऑप्शनल का भी है फैसिलिटी, तो वहाँ से कर सकते हैं। हम्म हम्म। PYQ मैपिंग, और मैंने टेस्ट सीरीज भी पिछले साल ज्वाइन की थी। तो ये 3 चीज़ कर सकते हैं आप उससे। हालांकि अगर टेस्ट सीरीज, मैंने कहा कि आप सेल्फ डिसिप्लिन है आपके पास, तो आप जो PYQs हैं उन्हीं के क्वेश्चंस ले करके उन्हीं को लिख सकते हैं, जो आपको टफ लगे या जो आप सेक्शन कवर कर रहे हैं, क्योंकि उसके एक्सप्लेनेशन दिया ही रहता है वहाँ पे। और वही एक्सप्लेनेशन आपको कॉपी पेस्टेड मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ एक्सप्लेनेशन आफ्टर दैट टेस्ट। तो ये है। इज देयर एनीथिंग एल्स? हो गया? ओके। तो यहीं ख़त्म करते हैं सेशन। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स, आप सबको भी। तो लेट्स रिविजिट इट। ओके, थैंक यू।